तो आज हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है, जो कि डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स में 4 कैरेक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर, फार्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर। उनमें जो पहले 2 कैरेक्टर्स हैं, कंज्यूमर और फर्म, उनको हमने इस चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करना है। और इसमें जो पहला कंसेप्ट है वो है डिमांड। डिमांड का मतलब आपको पता है किसी चीज की तलब करना। और किसी चीज की डिमांड कौन करता है, कौन सा करेक्टर? जो पहला करेक्टर है, कंज्यूमर, जिसका जिंदगी में यही काम होता है, चीजों को खरीदना, बाय करना और उनको इस्तेमाल करना, खाना पीना वगैरह। तो आज हमने जो सबसे पहले स्टडी करना है वो हमारा फर्स्ट एजेंट ऑफ इकोनॉमी जो है कंज्यूमर, उसके रिलेटेड डिस्कशन करनी है। तो वो जो डिमांड करता है, किसी दुकान में जाकर किसी चीज की तलब करता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या? क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच बायर्स आर विलिंग एंड आर एबल टू बाय एट गिवन टाइम एंड प्राइस। जिस लम्हे के ऊपर वो दुकान पर गया है और उस चीज की जितनी कीमत है, उस कीमत पर वो किसी चीज की कितना डिमांड करता है। क्योंकि किसी दुकान पर जाकर हम जब किसी चीज की डिमांड करते हैं तो पहले उसकी कीमत पूछते हैं। अगर उसकी जो कीमत या प्राइस हो, अगर हमें सही लगे तो हम कहते हैं कि हो सकता है हम ये चीज ज्यादा मिकदार में खरीदें। अगर कीमत उसकी हमें बहुत ज्यादा लगे तो हम चीज कम मिकदार में खरीदते हैं। तो इसलिए जिस लम्हे आप जाएंगे चीज खरीदने, उसी गिवन प्राइस जो दुकानदार ने आपको बताई है, उस टाइम देखेंगे कि आपके अंदर 2 चीजें होनी चाहिए। एक उस चीज को खरीदने की ख्वाहिश और दूसरा उस चीज को खरीदने की एबिलिटी, मतलब सलाहियत। और इस सलाहियत का मतलब क्या कि आपकी जेब में इतने पैसे भी हैं या नहीं, आप इस काबिल भी हैं या नहीं कि उस चीज को खरीद। तो डिमांड करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज की डिमांड का मतलब आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो उस चीज को खरीदने की ख्वाहिश भी होनी चाहिए और दूसरा उस चीज को खरीदने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब आपके पास आपकी जेब में इतने पैसे या इतने रिसोर्सेज होने चाहिए। ये 2 चीजें हैं। अगर 2 में से कोई एक होगा तो हम कहेंगे ये डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। डिमांड डजंट मीन ओनली विल टू बाय या डिजायर टू बाय। अगर कोई कहेगा ना कि यार फलां चीज मेरे खरीदने की ख्वाहिश है लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो जब पैसे नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि ये डिमांड है। हाँ, अगर कोई बंदा कहे डिमांड डजंट मीन ओनली एबिलिटी टू बाय, अगर किसी बंदे की जेब में पैसे हैं लेकिन वो एक चीज खरीदना नहीं चाह रहा, तो जाहिर सी बात है वो डिमांड ही नहीं करेगा, तो उससे भी हम डिमांड नहीं कहेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, अब जो हम चीज की डिमांड करते हैं ना, जिस चीज की, उसके रिलेटेड एक कानून बनाया गया है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये कानून क्या है, ये लॉ क्या है? वो कहता है किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो हम उसकी डिमांड या तलब कम कर देंगे। होता भी ऐसे है कि जब हम देखते हैं अगर एक चीज महंगी है तो फिर हम उसकी कम मिकदार खरीदते हैं। अगर हमें लगे कि एक चीज सस्ती है तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि किसी चीज की कीमत यानी प्राइस और उसकी तलब यानी डिमांड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक चीज बढ़े तो दूसरी कम होती है। अगर उस चीज की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि महंगी चीज को कम लोग खरीदते हैं। इसके बाद है वाइल सेट्रस पेरिपस, ये एक टर्म है जिसका मतलब है ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम। अब अदर थिंग्स कौन सी हैं, इसको आगे स्टडी करते हैं। इसके बाद देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। जहां पर आपको एक डिफरेंस बताऊंगा, एक लफ्ज होता है डिमांड और एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों का मतलब यही है किसी चीज की तलब करना। लेकिन अगर हम किसी चीज की तलब यानी डिमांड के ऊपर उसी चीज की प्राइस का इफेक्ट पड़ रहे होंगे तो हम कहेंगे ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर का इम्पैक्ट पड़ रहे होंगे डिमांड के ऊपर तो हम अब उसको डिमांड बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। तो आमतौर पर इसको इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके बाद है कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं इस कानून बनाने, जिसकी वजह से इस कानून को बनाया गया है। पहला है रियल इनकम इफेक्ट। आपकी बुक में लफ्ज होगा इनकम इफेक्ट, लेकिन एक्चुअल ये चीज जो कंसेप्ट है ना वो है रियल इनकम इफेक्ट। और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम का मतलब आप लोग समझते हैं जो हम आपकी आमदनी होती है कि हम हमारी मंथ एंड पे कितनी सैलरी है या बिजनेस से हमें कितने पैसे मिल रहे हैं। इनकम का मतलब तो यही होता है ना, आमदन, चाहे आप किसी तरीके से भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन रियल इनकम का मतलब होता है किसी चीज को खरीदने की सलाहियत या एबिलिटी। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं।
अब आप सोचेंगे कि किसी चीज को खरीदते भी तो हम अपनी इनकम के पैसों से हैं, नहीं। अब यहाँ पर हमने समझना है कि एक चीज है उसकी कीमत 50 रुपए है और आपकी जो सैलरी है वो है 10,000। अब 10,000 की सैलरी है और चीज की कीमत है 50 रुपए, तो आप उस चीज के 200 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब उस चीज की कीमत अभी भी वही 50 रुपए है, ठीक है, नहीं। उस चीज की जो कीमत है वो कम या ज्यादा हुई है, लेकिन आपकी सैलरी वही है। तो यहाँ पर आप किसी सैलरी का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी पहले भी 10,000 थी और चीज की कीमत 50 रुपए थी और आप एक दिन में 200 यूनिट परचेज करते थे। अब देखा जाए तो आपकी जो सैलरी है वो भी 10,000 है, अभी तक वही है, लेकिन जो चीज की कीमत थी ना अब 50 की बजाय 25 रुपए हो गई है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50 रुपए थी तो आप 10,000 की कमाई में से 200 यूनिट एक दिन में खरीद सकते थे। अब उसकी प्राइस 50 से 25 रुपए हो गई है, वो चीज सस्ती हो गई है। हालांकि आपकी इनकम वही 10,000 है, लेकिन उसी 10,000 में से अब आप दिन के 200 यूनिट की बजाय 400 यूनिट परचेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उस चीज को खरीदने की पावर बढ़ गई है, जिससे कहते हैं परचेजिंग पावर या रियल इनकम, मतलब एबिलिटी टू परचेज। अगर हम कहें ना कि पहले हम चीज के 10 यूनिट खरीदते थे तो अब हम उस चीज के 20 यूनिट खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शायद अब हमारी जेब में पैसा ज्यादा हो गया है, नहीं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो चीज सस्ती इतनी हुई है कि हमने उसको ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें जो लफ्ज इनकम है ना, ये वो इनकम नहीं है जो आप कमाते हैं, ये रियल इनकम है, मतलब परचेजिंग पावर, किसी चीज को खरीदने की सलाहियत। अब हम जब कहते हैं ना कि हमारी इस टाइम सैलरी जो है वो है 10,000, ठीक है, और हम दुकान से कोई चीज खरीदते हैं डेली बेसिस पर, हमारी जरूरत की कोई चीज होगी, सपोज, अब सपोज समझ लें कि 1 किलो चीनी है, ठीक है। हमारी महीने के एंड पर सैलरी हमें 10,000 मिलती है और हमने उस 10,000 से पूरे महीने की चीजें खरीदनी होती हैं घर के इस्तेमाल की। तो डेली का हमारा जो घी वो है चीनी, वो हम 1 किलो लेते हैं उस 10,000 की सैलरी में से। अब अगले महीने हमारी जो सैलरी थी वो वही 10,000 थी, लेकिन चीनी जो पहले 100 रुपए किलो थी ना वो अब 50 रुपए किलो हो गई है। अब देखा जाए तो हमारी सैलरी तो वही है, तो फिर हम चीनी उतनी ही खरीद सकते हैं ना जितनी पहले खरीदते थे, लेकिन अब हम चीनी ज्यादा क्यों खरीद सकते हैं? क्या हमारी इनकम बढ़ी है या वो चीज सस्ती हो गई है? तो यहाँ पर हमारी इनकम नहीं बढ़ी, इनकम पहले भी 10,000 थी, अब भी 10,000 है अगले महीने, लेकिन चीनी पहले 100 रुपए किलो थी, इस महीने अब सस्ती होकर 50 रुपए किलो हो गई है, जिसकी वजह से हम उसको ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि हम कहते हैं चीज सस्ती हो गई है तो हम इसको ज्यादा लेने की एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर हमने चीज को ज्यादा परचेज क्यों किया? क्योंकि उसकी कीमत कम हुई, ना कि हमारी जेब में इनकम बढ़ी। तो जब उस चीज की कीमत की वजह से असर पड़े उसकी डिमांड पर, कि कीमत कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, तो उसे हम कहते हैं ये हमारी परचेजिंग पावर या रियल इनकम है, मतलब एबिलिटी टू परचेज। व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस बट इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स सेम, then quantity demanded of product decreases due to increase in price। यहाँ पर देखें, मैंने आपको प्राइस कम होने वाली एग्जांपल बताई, इसमें है प्राइस बढ़ने वाली एग्जांपल, ठीक है। इसमें भी वो वही कह रहा है, बट इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स है, पहले भी 10,000 थी, अगले महीने भी 10,000 है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो क्या है, कम हो रही है। क्यों? ऐसा नहीं कि शायद हमारी सैलरी कम हुई है तो इसलिए हम उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर रहे हैं, नहीं, सैलरी तो उतनी है जितनी थी, लेकिन अब वो जो प्रोडक्ट है ना उसकी प्राइस बढ़ गई है, वो महंगा हो गया है, जिसकी वजह से उस 10,000 में पहले अगर हम महीने की 10 किलो चीनी लेते थे, तो अब क्योंकि वो क्या हुई है, महंगी हो गई है, तो अब उसी 10,000 में से हम 10 किलो चीनी नहीं ले सकते, अब हम 5 किलो लेंगे, क्योंकि वो महंगी हो गई है। इसमें ये एग्जांपल है। So purchasing power or real income, मतलब ability to purchase decreases due to increase in price। क्यों? Because people feel poor। अब एक बंदा कहना कि इस महीने मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे ऊपर गुर्बत आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शायद उसकी जो इनकम थी वो इस महीने उसे कम मिली है, नहीं। मोस्टली हम कहते भी उसी तरह हैं, जब हमें लगता है कि चीजें इतनी महंगी हो गई हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर गुर्बत आ गई। तो गुर्बत का मतलब ये नहीं होता कि शायद आपकी जो सैलरी है वो कम हुई है,
ये भी हो सकता है कि सैलरी तो उतनी है, लेकिन अब उतनी सैलरी में जितनी चीजें पहले खरीदते थे अब उतनी नहीं खरीद पा रहे, अब आप कम खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी चीजें जो चीजें हैं उनकी प्राइस बढ़ गई है। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हमारे इस्तेमाल की जो चीजें होती है ना वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई एक चीज है और एक ही ब्रांड की है। कुछ ऐसी चीजें हैं एक्सेप्शंस जो हमने पहले पढ़ा था, जिस तरह से पुलिस का डिपार्टमेंट है तो वो पाकिस्तान की पुलिस हमारे लिए है, हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की पुलिस कोई और है और यहाँ पर अमेरिकन पुलिस भी हमारी खिदमत के लिए है, या फौज का डिपार्टमेंट है या सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये एक ही इदारे हैं हुकूमत के तहत, ये किसी और कंपनी के नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम कब देखते हैं? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक चीज का मुतबादिल। मतलब ये कि हमारे इस्तेमाल के लिए एक चीज है लेकिन हमें बाजार से वो नहीं मिल रही, तो क्या उसकी जगह पर कोई और चीज भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब जिस तरह से आपका मूड बना हुआ है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का, ये कॉमन एग्जांपल है। अब आपका मूड था पहले कोक वाली कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन आप जब उसको लेने गए तो आपको कोक वाली नहीं मिली, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास कोक नहीं होती, लेकिन आपका मूड बना हुआ था बोतल पीने का। तो आप उसे पूछते हैं कि क्या आपके पास ड्यू, स्प्राइट, 7 अप या पेप्सी वगैरह है, तो वो कहते हैं हाँ ये वाले हैं। अब बेसिक चीज क्या थी? कोल्ड ड्रिंक, चाहे जिस कंपनी की भी हो, थी तो कोल्ड ड्रिंक ना। तो अगर कोक नहीं है तो उसकी जगह पर और कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक चीज की जगह पर जो चीज इस्तेमाल हो उसे उसका अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो अब हमने उसी तरह का इफेक्ट देखना है। व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, देन its quantity demanded will be decreased due to increase in price because people will move towards its substitute। वो कहता है कि कोल्ड ड्रिंक हमने पीनी है, हम जब लेने गए तो वो कहता है कि आप कोक की बोतल मांग रहे हैं मुझसे, वो पहले 30 रुपए की थी लेकिन अब 35 रुपए की हो गई है। वो पूछता है अच्छा कोक 35 की हो गई है, जो पेप्सी है वो कितने की है? वो कहता है उसकी कीमत वही है जो पहले थी, 30 रुपए। अब आपने कोल्ड ड्रिंक की पीनी है तो आप इस टाइम क्या डिसीजन लेंगे? आप ये कहेंगे कि जो चीज सस्ती है, मुझे सेम टाइप की एंजॉयमेंट मिल रही है, मैंने कोल्ड ड्रिंक की पीनी थी, अगर एक ब्रांड की महंगी हो गई है तो मैं महंगी चीज क्यों खरीदूं? बेहतर है जिस ब्रांड की सस्ती है मैं वही खरीद लूं। अब जब कोक की प्राइस उसने बताया कि 30 से 35 हो गई है और जो पेप्सी है उसकी कीमत वही 30 है, तो इस टाइम आप क्या करेंगे? आप उसे कहेंगे कि कोक को छोड़ो, मुझे वही पेप्सी दे दो। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि कोक की कीमत 5 रुपए बढ़ी, जिसकी वजह से आपने कोक को खरीदना छोड़ दिया, उसकी डिमांड कम कर दी और उसके बदले उसका जो अल्टरनेटिव था मतलब पेप्सी, उसे खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमेशा किसी एक चीज की डिमांड के ऊपर उसी की प्राइस का इफेक्ट नहीं होता, हो सकता है उसके मुतबादिल की प्राइस का इफेक्ट भी हो। अब यहाँ पर जो कोक की डिमांड कम हुई है, जरूरी नहीं कि उसकी सिर्फ कीमत बढ़ी है। अगर सपोज कोक की जगह पर पूरी दुनिया में और कोई बोतल ना होती, कोई कोल्ड ड्रिंक ना होती, तो क्या हम उसको ना खरीदते? फिर तो हमारी मजबूरी थी, हम खरीदते। लेकिन अब हमने कोक को क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें पता था कि अगर कोक नहीं तो हमारे पास इसके अल्टरनेटिव और मौजूद हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी प्राइस के बढ़ने से हम कोक से पेप्सी की तरफ शिफ्ट कर गए। तो वो वही कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस, मतलब कोक की कीमत बढ़ गई है एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, और मार्केट में दुकानों पर उसके जो मुतबादिल हैं पेप्सी, स्प्राइट, 7 अप, ड्यू, ये भी मौजूद हैं। देन क्वांटिटी डिमांडेड, जो उसकी तलब है कोक की, विल बी डिक्रीज, वो कम हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ी। बिकॉज पीपल विल मूव टुवर्ड इट्स सब्स्टिट्यूट, मतलब अल्टरनेटिव। तो वो कहता है कोक और पेप्सी दो थे, कोक की कीमत बढ़ी तो लोग उसको छोड़कर पेप्सी की तरफ चले जाएंगे, उसके अल्टरनेटिव यानी सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। असम्पशंस या एसेंशियल्स। कोई भी कानून अक्सर इकोनॉमिक्स में जब बनाए जाते हैं तो उनमें कुछ चीजों को हमें एज्यूम करना पड़ता है कि यार ये चीजें इसी तरह ही रहेंगी। जिस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था, उसमें हमने पहले से कुछ चीजें तय कर ली थी। वो कौन सी? कि इसमें हम हमेशा 2 प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को देखेंगे,
दूसरा ये कि इसमें हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सेम रहेंगे पहले दिन से एंड तक। उसमें हमने इस तरह की चीज एज्यूम की थी। इस तरह लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए भी हम कुछ चीजों को एज्यूम करते हैं। वो कौन सी? पॉपुलेशन साइज रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन साइज का मतलब है नंबर ऑफ बायर्स, जो चीजों को खरीद रहे हैं उनकी तादाद। अब सपोज कोक की कीमत वैसे क्या हुई, कोक की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अब अगर एक दिन में सपोज लाहौर में पहले एक दिन में कोक 10,000 लोग खरीदते थे, अब उसकी कीमत बढ़ी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब लाहौर में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो 10,000 की बजाय वो ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं क्योंकि अब आबादी ज्यादा हो गई है। तो अब इस तरह नहीं होगा कि हम कहें क्योंकि शायद उसकी डिमांड के ऊपर इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी प्राइस वगैरह शायद कम हुई है, लोग फिर भी ले रहे हैं प्राइस के बढ़ने से। तो इस चीज को हमेशा यही रखेंगे कि एक मोहल्ले के अंदर अगर 10 घर हैं तो हम यही समझेंगे कि इस लॉ ऑफ डिमांड को समझते हुए वो 10 घर ही हैं। जो पहले दिन जितनी कोक की डिमांड करने वाले लोग थे अब उतने ही हैं। हम ये नहीं समझेंगे कि शायद अब वहां पर कोई नए लोग आ गए रहने वाले तो अब ज्यादा लोग शायद इस तरह से डिमांड करेंगे। तो खरीदने वालों की तादाद हमने कांस्टेंट रखनी है। पॉपुलेशन साइज मतलब लाहौर में 2 करोड़ की आबादी है तो 2 करोड़ ही समझेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 6 करोड़ लोग रहने लग जाएं तो ऑब्वियसली बात है फिर कोक वगैरह को लोग खरीदेंगे ही, चाहे उसकी कीमत बढ़ रही है फिर भी उसको कोई ना कोई खरीद लेगा जिसे फर्क नहीं पड़ता होगा प्राइस का। तो इस तरह से हमने ये चीज रखनी है दिमाग में कि पॉपुलेशन साइज सेम होगा। उसके बाद है टेस्ट वेदर एंड फैशन रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आपने देखना है कि एक स्वेटर जो है वो 1500 का है, अब इस तरह का कोई स्वेटर या अपर वगैरह वो 1500 का है और अब उसकी कीमत हो गई है 2000, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बड़ी है तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे क्योंकि वो चीज महंगी हो गई है। लेकिन जब सख्त सर्दियां होती हैं तब लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है कि इस टाइम लोगों की मजबूरी है, वो जरूर ये चीजें खरीदेंगे जो उनको सर्दी से बचा सकें, तो क्यों ना इनकी कीमत बढ़ाएं। अब उस टाइम सर्दियों के मौसम में उस चीज की कीमत बढ़ गई होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता लोग उसकी डिमांड कम करें, वो फिर भी खरीदते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चीज की कीमत के बढ़ने के बावजूद लोग सर्दियों में अपर स्वेटर वगैरह कोट खरीदते हैं। तो यहाँ पर तो फिर लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित हो रहा है, क्योंकि उसने तो यही कहा था कि कीमत बढ़े तो डिमांड कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ सर्दियों में कीमतें भी महंगी हो रही हैं, बढ़ रही हैं चीजों की जो सर्दियों वाली प्रोडक्ट्स हैं, और लोग खरीद फिर भी रहे हैं उसको। तो हमने यही समझना है कि उसमें हम मौसम वगैरह को नहीं देखेंगे कि उसमें मौसम कैसा है, सर्दियां हैं गर्मियां हैं। हम यही कॉमन समझेंगे कि बस किसी चीज की कीमत बढ़े तो उसकी डिमांड कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड ही कहता है। दूसरा टेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपको फोर्क्स एंड नाइफ्स का पिज्जा पसंद है। अब फोर्क्स एंड नाइफ्स को पता चल गया है कि यहाँ पर लाहौर में जितनी भी ब्रांचेस हैं रात के 8 बजे से रात के 3 बजे तक फुल टाइम रश होता है। अब उनको पता चल गया क्योंकि हमारा पिज्जा टेस्ट जो है वो लोगों को पसंद है, तो उसकी वजह से उन्होंने सोचा है क्यों ना इसकी कीमत बढ़ा दें। अब वो कीमत बढ़ाएंगे पिज्जा की, उसके बावजूद भी लोग जाएंगे क्योंकि उनको फोर्क्स एंड नाइफ्स का टेस्ट बहुत पसंद है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोग की पिज्जा महंगा होने के बावजूद वही जा रहे हैं फोर्क्स एंड नाइफ्स पर। क्यों? क्योंकि उनको उसका टेस्ट पसंद है। तो यहाँ पर प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ भी गलत साबित होता है। तो इसलिए हमने टेस्ट को भी कंसीडर नहीं करना। हमने यही समझना है कि पिज्जा का मतलब बस पिज्जा ही है, हम ये नहीं देखेंगे कि कैसा टेस्ट है, कहाँ का अच्छा है, ये वो सारा। दूसरा क्या आता है, वेदर एंड फैशन। अब इस तरह से जो वेदर मैंने आपको बताया, इसके बाद फैशन है। अब फैशन क्या होता है? फैशन में सपोज ट्रेंड में कोई चीज जब चल रही होती है हमारी, एक चीज आती है ऐसे नई दुनिया में, उसका ट्रेंड चल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब जिस तरह सपोज आप समझ रहे हैं कि कोई एक सेलिब्रिटी का ऐसा टाइम आता है जब उसका ट्रेंड चल रहा होता है, सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो या कोई भी। अब जब उस सेलिब्रिटी को पता चलता है ना कि किसी ने मुझसे अगर पहले एक ऐड या 2 ऐड करवाने हैं तो मैं पहले उसका 1 लाख लेता था, अब जो है क्योंकि मेरी रेटिंग बढ़ गई है तो अब लोग मुझे देखते हैं, तो अब क्या करूंगा मैं, अब एक ऐड के बनवाने से मैं 1 लाख की बजाय 2 लाख लूंगा, क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है। तो ट्रेंडी चीजें हमने कंसीडर नहीं करनी।
हमने जनरल चीजें समझनी है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। हमने ये नहीं देखना कि अब क्योंकि सर्दियां हैं तो अब तो कीमत भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, या अब कोई इस टेस्ट ऐसा है पोर्शन है इसका, वो पिज्जा महंगा भी होगा लोग फिर भी खरीदेंगे। इन चीजों को हमने नहीं देखना। दूसरा है एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। अब जो चीज खरीदने गया है, सपोज आपके अब्बू वो दुकान से चीजें खरीदने गए, तो पहले आपके लिए वो दिन में सिर्फ एक आधा फ्रूट लेकर आते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, अब वो ज्यादा फ्रूट्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी इनकम बढ़ी है, तो फ्रूट उधर से चाहे महंगे हो रही हूँ लेकिन वो फिर भी खरीदते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब मेरी सैलरी बढ़ गई है। तो हमने इसमें देखा कि उधर से हालांकि प्राइस बढ़ रही थी फ्रूट्स की, लेकिन डिमांड फिर भी आपके अब्बू कर रहे हैं उसकी कीमत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सैलरी के बढ़ने से। तो उधर से देखा जाए तो प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने समझना है लॉ ऑफ डिमांड में कि प्राइस और डिमांड को इनवर्स प्रोपोर्शन देखने के लिए हम यही समझेंगे कि जो खरीदने वाला बंदा है ना उसकी इनकम सेम ही है जितनी पहले थी। दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन्स है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कोक और पेप्सी के सब्स्टिट्यूट्स, अब कोक का जो मुतबादल है उसकी कीमत सेम रहे, ठीक है। अब उसकी कीमत अगर सेम रहेगी ना, अब सपोज अगर कोक की 35 रुपए हुई थी 30 से, और जो पेप्सी थी उसकी 30 रुपए रही थी, तो सब्स्टिट्यूट की कीमत क्या थी, वो सेम तो नहीं थी, क्योंकि कोक 35 की थी और सब जो इसका पेप्सी थी वो 30 रुपए की थी। अब सपोज पेप्सी मजीद कम हो गई है, तो लोग क्या करेंगे इस टाइम, वो तो उसी टाइम उसी की तरफ चले जाएंगे। तो हमने क्या देखना है, लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए उसकी जो रिलेटेड गुड्स है ना, रिलेटेड गुड्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स इन दोनों को ओवरऑल रिलेटेड कहा जाता है। तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स रिमेन सेम, मतलब जो गुड हम इस टाइम जिसको समझ रहे हैं ना, जो अंडर कंसीडरेशन है, सपोज कोक है, वो क्या कहता है कि इसका जो सब्स्टिट्यूट्स हैं चाहे पेप्सी ड्यू 7 अप वगैरह, उनकी कीमतें जो हैं वो सेम रहेगी। अगर हमने लॉ ऑफ डिमांड को समझना है कि डिमांड प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जो एक चीज के साथ इस्तेमाल हो। सब्स्टिट्यूट क्या था, जो एक चीज की जगह पर इस्तेमाल हो। कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, जो एक चीज के साथ इस्तेमाल हो। इसका फर्क क्या है, उधर कोक अगर महंगी हुई तो हमने पेप्सी खरीदना स्टार्ट कर दी। और कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, सपोज आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने बैट और बॉल दोनों को यूज करना है। अब अगर आप दुकान से बैट और बॉल लेने गए हैं और वो आपको कहता है कि जो बैट था वो पहले 1000 का था अब 1500 का हो गया है, जबकि जो बॉल है ना उसकी कीमत एक उतनी ही है जितनी पहले थी। तो अब क्या होगा, अब हालांकि बॉल जो थी उसकी कीमत पहले सपोज 100 रुपीज थी तो अब भी 100 ही है, लेकिन जो उसके साथ इस्तेमाल होता है ना बैट, वो 100,000 से 1500 हो गया है, महंगा हो गया है। तो आप कहते हैं कि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं बैट वगैरह खरीद सकूं। तो जब आप बैट नहीं खरीदेंगे तो फिर बॉल लेकर क्या करेंगे, क्योंकि क्रिकेट मैच तो वैसे आप नहीं खेल सकते, वो तो दोनों चीजें होना जरूरी है। तो उस टाइम आप कहते हैं कि बैट के महंगे होने से मैं क्योंकि बैट नहीं खरीद रहा तो मुझे बॉल भी नहीं चाहिए। तो इस टाइम क्या हुआ, हालांकि बॉल की प्राइस सेम रही, लेकिन वो बॉल क्यों नहीं खरीद रहा, उसके जो कॉम्प्लीमेंट है ना बैट, उसकी कीमत क्योंकि बढ़ी है। तो वो कहते हैं हमेशा एक चीज की डिमांड उसी अपनी चीज की प्राइस की वजह से कम या ज्यादा नहीं होती, बल्कि उसका जो मुतबादल है उसकी वजह से भी उस मेन प्रोडक्ट की डिमांड मुतासर हो सकती है, या उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ इस्तेमाल होने वाला उसकी प्राइस की वजह से भी। सपोज हम बॉल को अंडर कंसिडरेशन ले रहे थे कि हम बॉल की डिमांड देख रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि यार मैंने बॉल की प्राइस भी नहीं बढ़ाई, लोग इसको फिर भी खरीदने नहीं आ रहे आजकल, तो ये क्या चक्कर होगा। तो बाद में पता चलता है क्योंकि उधर से बैट महंगा हो गया, तो लोग क्योंकि बैट नहीं खरीद रहे महंगा होने से, तो इसलिए वो बॉल भी नहीं खरीद रहे, क्योंकि जब बैट नहीं है तो बॉल का क्या करना, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होने थे। तो इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट्स को कंसिडर नहीं करना जब हमने लॉ ऑफ डिमांड समझना है। वहां पर हम पेप्सी को छोड़ देंगे, उसको नहीं समझेंगे, सिर्फ कोक को रखेंगे दिमाग में, और इधर हम बॉल को कंसिडर कर रहे हैं तो हम बैट की प्राइस वगैरह को नहीं देखेंगे, हमने उसी मेन को देखना है। क्योंकि हमने ये देखा था लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में कि डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, कोई और प्रोडक्ट नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट या कंप्लीमेंट। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट रिमेन्स सेम।
इसका मतलब क्या है कि सपोज कोक की कीमत बढ़ गई है, लेकिन वो अपनी मशहूरी इतना करते हैं, लाहौर में बिल बोर्ड के ऊपर जहां पर भी जाएं, किसी शॉप पर जाएं, वहां पर कोई फ्रीजर वगैरह के ऊपर भी कोक के पोस्टर लगे हुए हैं, किसी होटल वगैरह में चले जाए वहां की टेबल्स के ऊपर भी कोक के पोस्टर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कोक वैसे तो महंगी हो गई थी, तो लोगों को कम खरीदना चाहिए था, लेकिन लोग देख रहे हैं कि यार जिधर से भी हम नजर दौड़ा रहे हैं, हर जगह हमें कोक की एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से इसको फिर भी हम खरीदना चाहिए हमें। क्या पता इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की हुई है। तो लोग क्या करते हैं, वो अब एक नया बंदा है ना जिसने सपोज कोक कभी नहीं पी या कोई भी प्रोडक्ट है जो कभी यूज नहीं किया, तो हम कहते हैं यार इसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी हो रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो खास होगा, तो एक दफा जरूर ट्राई करते हैं। अब हालांकि वो महंगी चीज है, लेकिन आप ट्राई करने के चक्कर में उसको फिर भी खरीद लेते हैं। तो जहां पर वो महंगी है फिर भी खरीद रहे हैं, तो प्राइस के बढ़ने के बावजूद आप फिर भी डिमांड कर रहे हैं, तो इस तरह तो लाभ डिमांड गलत साबित होता है। तो इसलिए हमने समझना है कि उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, एडवर्टाइजमेंट को हमने इग्नोर करना है। उसके बाद क्या है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस रिमेन सेम रिगार्डिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इस कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस रिमेन सेम, इसका मतलब क्या है कि सपोज जिस तरह से पेट्रोल है, अब पेट्रोल क्या है, अब वो आपकी एक बेसिक नेसेसिटी समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल हर बंदे के पास बाइक तो है कम से कम, तो वो पेट्रोल भी खरीदता है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको पता चले ना, जिस तरह से अभी 3-4 दिन पहले हुआ था कि लोगों को पता चला कि प्राइस जो पेट्रोल प्राइस है ना वो रात के 12 बजे के बाद 30 रुपए बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर पंप्स के ऊपर लोगों ने इतना रश लगाया कि 12 से पहले जब सस्ता पेट्रोल बिक रहा था उस टाइम ज्यादा से ज्यादा खरीद लें, क्योंकि इसकी 12 बजे के बाद कीमत बढ़ जाएगी। अब कंज्यूमर को ये लग रहा था कि कल से पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है, या फिर ये ज्यादा अवेलेबल ही नहीं होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि अब इस तरह से अब पेट्रोल है, उसके क्या डर था, कीमत के बढ़ने का। या इस तरह भी हो सकता है कि जब सपोज सर्दियां हैं, ठीक है, तो सर्दियों में बिकने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका यूज ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस ये कि कल को कोई प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, तो हमने क्या समझना है, अब उससे अगर ये डर होगा ना तो वो उसकी प्राइस बढ़ने के बावजूद ज्यादा खरीद लेगा। क्यों, क्योंकि उसे ये डर है कि कल को एक चीज मिले ही ना, तो बेहतर है मैं आज खरीद लूं। अब अगर सपोज कोई कहता है कि जो चीनी का बहरान है पाकिस्तान में आने वाला है, तो अगले महीने पाकिस्तान में चीनी शॉर्टेज होगी और बहुत शॉर्ट होगी मार्केट में, हर बंदे को चीनी नहीं मिलेगी, और इस टाइम जो चीनी की कीमत है वो 50 से 100 रुपए कर दी गई है। अब लोग देखते हैं कि यार इस टाइम भी उसकी कीमत बढ़ा दी है, और अगले महीने का भी वो कह रहे हैं कि चीनी नहीं मिलेगी, और चीनी है भी बहुत जरूरी हमारे लिए, हर घर के लिए। तो इस टाइम हालांकि कीमत बढ़ी है, लेकिन कल अगले महीने बजाय इसके कि बिल्कुल ही ना मिले, तो लोग इस महीने चीनी की कीमत बढ़ने के बावजूद भी खरीदेंगे, क्योंकि उनको डर है कि अगले महीने बिल्कुल ही ना मिले। तो इस डर की वजह से हालांकि कीमत बढ़ी लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है, तो इधर फिर देखा जाए तो लाभ डिमांड गलत साबित होता है। इसलिए हमने कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस को भी सेम रखना है, कोई डर वगैरह इस तरह का हमने क्रिएट नहीं करना अपनी एग्जांपल में। इसके बाद टेबल रिप्रेजेंटेशन है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी। तो हमने यहाँ पर सिंपलेस्ट फिगर मैंने यूज किया है कि प्राइस जो है अगर किसी चीज की 1 रुपए है तो वो दिन में 5 यूनिट उसके बिकते हैं। सपोज एक कैंडी है जो 1 रुपए की है, तो 5 बच्चे दुकान से लेने आते हैं, अगले दिन वो जो कैंडी थी उसकी प्राइस हो गई है 2 रुपए। तो अब 2 रुपए हर बच्चे के पास नहीं है, वैसे ये है तो कोई 2000 की बात पुराने दौर की, आजकल 2 रुपए क्या औकात है, लेकिन एग्जाम्पल तो सिंपल रखने के लिए कि जब प्राइस 2 रुपए हुई तो हर बच्चे के पास 2 रुपए नहीं थे, तो अब उस दुकानदार के पास 4 बच्चे खरीदने गए। जब वो कीमत 3 रुपए हुई तो 3 बच्चे खरीदने गए, जब 4 हुई तो 2, 5 हुई तो 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में भी दो गुड्स की प्रोडक्शन के दरमियान इनवर्स रिलेशन था, लेकिन वो जो कर्व थी वो किस तरह से कनकेव थी, स्ट्रेट नहीं थी। क्यों, क्योंकि दोनों चीजों की प्रोडक्शन के ऊपर हमारे रिसोर्सेज की एबिलिटी एक जैसे नहीं थी। हमारी मशीनरी फोटोकॉपी को अच्छा प्रोड्यूस कर सकती थी, क्या पता प्रिंट को अच्छा प्रोड्यूस ना करती।
लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम दो चीजें जो देख रहे हैं, प्राइस और डिमांड, इसमें दोनों चीजों का इनवर्स रिलेशन तो है ही, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन से है। जितना डिमांड में फर्क आ रहा है उतना ही प्राइस में। प्राइस 1 से 2 हुई है ना, तो डिमांड भी 5 से 1 हुई है, दोनों में 1 का डिफरेंस आया है। हर लेवल पर आप देख सकते हैं कि 1 का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि प्राइस किसी जगह पर 3 रुपए बढ़ी हो, डिमांड सिर्फ 1 गुना कम हुई हो, तो ऐसा नहीं है। जितने गुना प्राइस बढ़ रही है उतने गुना डिमांड कम हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं, आप प्राइस और डिमांड के दरमियान हमेशा सेम प्रोपोर्शन को मद्देनजर रखकर कोई भी फिगर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दिमाग में हो कि इन दोनों के दरमियान होता इनवर्स रिलेशन है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, एक प्राइस एक्सेस, एक क्वांटिटी डिमांड, और जो दरमियान में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी बिल्कुल, उससे हम क्या कहते हैं, डिमांड का। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये ग्राफ बन गया, क्योंकि जितने गुना प्राइस बढ़ी उतने गुना डिमांड कम हुई, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन था दोनों में, इसलिए ये जो कर्व है ना बिल्कुल सीधी है। ऐसा नहीं है कि कनकेव हो, कन्वेक्स हो, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव फ्रंटियर में था। तो इस तरह से ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि जितने गुना प्राइस बढ़ी उतने ही गुना डिमांड। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड का, इट इज डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप। अब ये जो कर्व हमने देखी है ना, ये नीचे की तरफ है ना, तो हम इसे कहते हैं डाउनवर्ड या नेगेटिव स्लोप। ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, दो चीजों के दरमियान जब इनवर्स रिलेशन हो, मतलब एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो, तो हम कहते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइन। जब ग्राफ बनता है तो वो कर्व जो है नीचे की तरफ आ रही होती है, डाउनवर्ड भी कहते हैं और इसे नेगेटिव स्लोप भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। कुछ एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि इन पॉइंट्स में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। पीपल कीप ऑन बाइंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन देयर प्राइस। सपोज आप समझ लें कि आटे की कीमत पहले थी 1000 रुपए का 10 किलो। ठीक है, अब आमतौर पर जो आटे का 10 किलो है ना, वो 1000 रुपए का मिलता है। लेकिन अब इस दफा ये हुआ है कि उसकी कीमत 1000 से बढ़कर 1500 हो गई है। मतलब क्या कि आटा जो पहले 10 किलो 1000 रुपए का मिलता था, अब वही आटा 10 किलो 1500 का मिलेगा। तो अब इस तरह से उसकी कीमत बढ़ी है, तो फिर उसकी डिमांड कम होनी चाहिए ना, लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक। लेकिन आपको पता है कि आटा, चीनी, घी, ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान आम तौर पर अपनी आम लाइफ में इस्तेमाल करता है, ये उसकी बुनियादी जरूरियात हैं, जिसे बेसिक नेसेसिटीज कहते हैं। तो अब क्योंकि कीमत बढ़ी है, तो होना तो ये चाहिए था लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक कि लोग उसकी तलब या डिमांड कम करते, लेकिन लोग उसको फिर भी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है, ये उनकी बुनियादी जरूरत है। तो बुनियादी जरूरियात की जब बात आती है, आटा यहाँ पर 10 किलो 1500 क्या 15,000 रुपए का भी मिले तो लोग फिर भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी बुनियादी जरूरत है। तो बुनियादी जरूरियात की जब बात आती है तब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, वो फेल हो जाता है, वो लिमिट हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज की प्राइस जितनी भी बढ़े, डिमांड कम नहीं होती, डिमांड फिर भी उसकी बढ़ती रहती है। फिर क्या, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इट्स प्राइस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये वही बात है कि आपके सपोज अब्बू जो है वो दिन में जो फ्रूट वगैरह लेकर आते थे, पहले जितने भी लेकर आते थे अब ज्यादा लेकर आते हैं, हालांकि उन फ्रूट्स की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन फिर भी वो उसकी ज्यादा डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके अब्बू की सैलरी बढ़ गई है। तो अब इस टाइम फ्रूट्स की डिमांड उनकी प्राइस की वजह से नहीं, बल्कि जो कंज्यूमर हैं आपके अब्बू, उनकी सैलरी के बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो इस केस में देखा जाए तो डिमांड तो बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड क्यों बढ़ रही है? प्राइस की वजह से नहीं, आपके अब्बू की इनकम की वजह से। इसके बाद है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इट्स प्राइस ड्यू टू फेयर ऑफ बीइंग शॉर्टेज ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये वही बात है कि अगर कहा जाए कि चीनी अगले महीने नहीं मिलेगी और इस महीने भी उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो आप फिर भी उसको खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फेयर है, डर है कि अगले महीने बजाय इसके कि चीनी बिल्कुल हमें ना मिले, बेहतर है इसी महीने हम महंगी खरीद लें। इसके बाद डिमांड ऑफ गुड्स हैव
distinctive or special features increases in spite of increase in its price. Demand of goods having distinctive or special features increases in spite of increase in its price. अब यहाँ पर आप समझ लें, सपोज आपके पास एक पहले आम सी गाड़ी थी, उसके बाद अब आपने मर्सिडीज लेनी है। अब मर्सिडीज की प्राइस पहले जितनी भी थी अब वो महंगी हो गई है, उसकी प्राइस मजीद बढ़ गई है। अब मर्सिडीज रखता ही वही बंदा है जिसके पास कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पैसा हो। तो जिन लोगों के पास कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पैसा हो वो ये परवाह नहीं करते कि जिन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। इवन वो खुश होते हैं कि ये चीज जितनी महंगी होगी, जितनी ज्यादा लोग दूसरे लोगों की पहुंच से दूर होगी, उतने ही तो हम ज्यादा स्पेशल फील होंगे। हम दुनिया को स्पेशल फील कराएंगे खुद को कि देखो हम स्पेशल लोग हैं, हम ज्यादा अमीर हैं, हमारे पास ये चीज है। तो वो कहते हैं इस तरह की जो चीजें हो ना जो स्पेशल हो, सपोज जिस तरह मर्सिडीज है, या अगर पिज्जा लेवल पे देखा जाए तो फोक्स एंड आइस का पिज्जा, सपोज बड़े ब्रांड्स और भी होंगे, मैकडॉनल्ड वगैरह और ये सारे। तो जो बड़े ब्रांड्स है ना उनकी कीमतें बढ़े भी सही तो उनकी डिमांड फिर भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये एक स्पेशल ब्रांड है, कुछ ज्यादा मशहूर है या फिर उसका टेस्ट इस तरह का अच्छा है। तो उन प्रोडक्ट्स की या उन ब्रांड की स्पेशलिटी की वजह से उनकी कीमत बढ़े भी सही तो डिमांड फिर भी बढ़ती रहती है। इसके बाद डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इट्स प्राइस ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, इम्परफेक्ट मतलब जिसे किसी चीज का पूरा इल्म या नॉलेज ना हो। इसका मतलब क्या है? अब सपोज आप अपने घर में इस तरह के बंदे हैं कि आप कभी दुकान पर कोई चीज खरीदने ही नहीं गए और आपके जिम्मे लगा दिया गया है कि आज आपने बाहर दुकान से जाकर 1 किलो चीनी लेकर आनी है। अब आपको आपकी अम्मी ने सपोज 500 का नोट पकड़ा दिया है और कह दिया है कि जाओ आज पहली दफा कोई काम करो, कभी काम नहीं किया, घर में पड़े रहते हो, 1 किलो चीनी लेकर आओ। अब वहां पर चीनी आमतौर पर 80 रुपए किलो थी, लेकिन उस दिन सपोज समझ रहे हैं कि चीनी की कीमत 100 रुपए होगी। अब आपको ये पता ही नहीं था क्योंकि आप तो कभी दुकान पर ही नहीं गए थे। आपको क्या पता पहले 80 रुपए किलो थी और आप 100 हुई है, क्या पता आपकी नजर में इवन 100 भी सस्ती हो। तो आपको पूरी चीज का पता ही नहीं होता। तो हालांकि चीनी की कीमत 20 रुपए बढ़ी हुई होती है दुकान के ऊपर, लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये कीमत बढ़ी हुई है, आप समझते हैं शायद यही कीमत है बस इसकी, तो आप उसकी फिर भी डिमांड करते हैं। तो हालांकि प्राइस बढ़ी हुई थी लेकिन आप डिमांड फिर भी उसकी करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको उसका पूरा नॉलेज ही नहीं होता। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा, तो ये वो एक्सेप्शनल केस। इसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ ऑफ डिमांड। इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू सेट प्राइसेस। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कॉमन बता रहा है कि किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। अब एक दुकानदार जो फोटोकॉपी और प्रिंटिंग वाला था, जब वो कहेगा ना कि मैंने एक फोटोकॉपी 5 रुपए की निकालनी है, तो उसे पता होगा कि अगर मैंने 10 रुपए किया तो लोग मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि उसने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है कि कीमत बढ़ेगी तो लोग डिमांड कम करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड इस तरह से उस फोटोकॉपी वाले को हेल्प कर रहा है उसकी कीमत सेट करने में। इट हेल्प्स द कंज्यूमर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस। अब ये डिटरमाइनिंग, कंज्यूमर खुद अगर चाहे तो एक चीज की प्राइस सेट कर सकता है। हालांकि प्राइस सेट तो वो करता है ना जिसका प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब फर्म। लेकिन कंज्यूमर कैसे मालूम कर सकता है कीमत? सपोज आपको अगर कहा जाना कि यार इस चीज की इतनी कीमत है, तो आप लोग एहतजाज करो और कहो कि आज के बाद हमने इस फैक्ट्री से, इस मिल से या इस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना। तो ऑटोमेटिकली जब आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उसको खरीदना ही छोड़ देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी कीमत कम करेंगे। क्योंकि आपको पता है क्योंकि मैं डिमांड ज्यादा कर रहा हूं तो इसलिए वो ज्यादा मेरे सर पर चढ़ रहे हैं और वो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। अगर मैं इसकी डिमांड करना बंद कर दूं तो देखता हूं कैसे ये कीमत बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये कंज्यूमर को हेल्प करता है। इसके बाद इट हेल्प्स द फाइनेंस मिनिस्टर टू सेट टैक्स रेट्स बिकॉज टू मच इंक्रीज इन टैक्स विल इंक्रीज द प्राइस which will decrease the demand and then revenue will be decrease। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं वजीर खजाना को। अब पहले कैफ 2 का जब ये सब्जेक्ट था तब फाइनेंस मिनिस्टर की जगह होता था इट हेल्प्स द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के अंदर जो मेन बंदा ये काम करता है फाइनेंस का, पाकिस्तान की जो मईशत इकोनॉमी को देखता है, उसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। अब वो कहते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड ना फाइनेंस मिनिस्टर को भी हेल्प करता है। वो कैसे?
अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, उसने मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठा करना है। वो कैसे? टैक्स वगैरह लगाकर। अब चीनी की असल कीमत 80 रुपए किलो है, लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर 10 रुपए टैक्स लगा दिया है। तो अब टोटल जो दुकानदार हमसे लेगा ना, वो 90 रुपए लेगा। क्यों? क्योंकि उसने 80 तो ओरिजिनल कीमत थी चीनी की, उसने जो इजाफी 10 रुपए लिए हैं वो अपने लिए नहीं लिए, वो उसने हुकूमत को देने हैं। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने उसे कहा हुआ है कि इसकी कीमत 90 रुपए रखनी है और इसमें से 10 रुपए हमें देने हैं। अब हुकूमत जब ये टैक्स का रेट यहाँ पर कंफर्म करती है ना कि मैंने चीनी के ऊपर 5 रुपए टैक्स रखना है या 10 या 15 रुपए, उस टाइम उसके दिमाग में लॉ ऑफ डिमांड चल रहा होता है। उसे पता होता है फाइनेंस मिनिस्टर को कि मैंने अगर कीमत बढ़ाई तो लोग डिमांड कम करेंगे। अगर देखें, अब उसने हालांकि टैक्स लगाया, लेकिन अवाम को क्या पता कि उसने, हुकूमत ने 10 रुपए लगाया या कितना। हुकूमत को ये पता, अवाम को ये पता है कि चीनी मुझे 90 रुपए की मिल रही है बस। अब उसमें से दुकानदार कितने रख रहा है और हुकूमत को कितने भेज रहा है, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर जो कंज्यूमर है, जो चीज खरीदने गया चीनी, उसे तो पता है ना कि चीनी 90 रुपए है। अब यहाँ पर जब टैक्स 10 रुपए वो लगा रहे थे, उनके दिमाग में था वैसे तो 20 रुपए रखना चाहिए था, लेकिन अगर हमने 80 से 20 रुपए ऐड किए टैक्स वाले और चीनी 100 रुपए की किलो रखी, तो बहुत ज्यादा इसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब चीनी की मैंने एग्जांपल वैसे ले ली, लेकिन चीनी वैसे बेसिक नेसेसिटी है, इसकी डिमांड पर फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आम यूज की चीजों के एग्जांपल्स ले रहा हूँ। अच्छा, तो जब फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स की रखता है ना रेट कि मैंने चीनी के 1 किलो पर 10, 15 या 20 रुपए रखने हैं, तो कोशिश करता है मैं इतना टैक्स लगाऊं कि उस चीज की डिमांड कम ना हो। क्योंकि अगर फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर लालच करता है कि मैं चीनी की 80 रुपए की कीमत के ऊपर 10 रुपए टैक्स की बजाय 20 रुपए लगा दूं ताकि ज्यादा पैसा आए, और उधर से बाद में देखे कि लोगों ने चीनी खरीदना ही छोड़ दी, तो वो 20 रुपए आने की बजाय वही 10 भी गए। तो इसलिए वो कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर ये दिमाग में रखता है कि मुझे टैक्स उस हद तक ही रखना चाहिए जिस हद तक लोग फिर इस प्रोडक्ट को खरीदते रहे। अगर मैंने टैक्स ज्यादा अमाउंट का रख दिया तो लोग इसको खरीदना छोड़ देंगे, तो मेरे पास कुछ टैक्स नहीं आना। तो इस तरह से ये फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प कर। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड कर्व। अब उसमें हम चेंज को देख रहे हैं। change in quantity demanded of a product due to change in price of that product। मैंने आप कह दिया था कि किसी चीज की तलब को क्वांटिटी डिमांडेड तब कहेंगे जब उसके ऊपर उसी चीज की प्राइस का इफेक्ट देख रहे होंगे। अगर किसी चीज की तलब को हमने डिमांड कहना है तो तब उस टाइम कहेंगे जब उसकी डिमांड के ऊपर प्राइस के अलावा किसी और चीज का इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम क्योंकि प्राइस के इफेक्ट अभी देख रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड को आप ऐसे कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। तो इस, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं, कंसेप्ट तो यही है ना, किसी चीज की डिमांड के ऊपर प्राइस का इफेक्ट। तो अब इसमें हम चेंज को देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की वजह से कैसे चेंज होती है। इसमें दो केसेस होते हैं, दो सिचुएशंस होती हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो क्वांटिटी डिमांडेड, किसी चीज की तलब उसकी कीमत की वजह से चेंज जब होती है, तो हमारे पास दो कंडीशंस या दो सिचुएशन, एक को कहते हैं हम एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरे को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स प्राइस व्हाइल ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। मैंने कहा है कि ये क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब उसकी प्राइस का इफेक्ट है। तो इसमें हम बाकी जो फैक्टर्स है ना उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम यही समझेंगे जो बाकी फैक्टर्स हैं वो रिमेन सेम है। ट्रेंड, टेस्ट, फैशन और शॉर्टेज, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, जो चीजें भी थी वो सारी की सारी सेम है, हम उनको नहीं समझ रहे। हम सिर्फ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड मतलब किसी चीज की डिमांड के ऊपर उसकी प्राइस के इफेक्ट देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। वो कहता है कि कोई प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया है तो उसकी जो तलब है वो बढ़ जाएगी। अब तलब यानी डिमांड बढ़ रही है तो हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है, एक्सटेंड कर रही है, तो इसे एक्सटेंशन कहेंगे। और अगर किसी चीज की कीमत बढ़े तो उसकी तलब कम होती है, तो हम कहते हैं इस टाइम क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड है। इसके बाद है डिमांड कर्व एक्सटेंड्स और डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको अब आगे हम ग्राफ में देखते हैं। अब ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। इस जो चेंज हम पढ़ रहे हैं ना, इस कंसेप्ट को कहते हैं मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व।
जो डिमांड कर्व है ना उसके ऊपर वो मूव कर रही है एक किस्म की, आप समझ लें। उसके ऊपर ही दो स्टेजेस हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कौन सी थी? हमने कहा था कि डिमांड कर्व इसमें एक्सटेंड कर रही है, यानी डिमांड या तलब बढ़ रही है। डिमांड कब बढ़ती है? जब कीमत कम हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ओरिजिनल प्राइस थी पी, अब पी से कीमत कम हुई है नीचे P2। ओरिजिनल प्राइस क्या है? पी। अब इस तरह हमने देखा है कि प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो प्राइस जब पी से नीचे P2 की तरफ आई, मतलब प्राइस क्या हुई? नीचे कम हुई। तो नीचे से देखे देखे कि राइज एंड डिमांड और फॉल इन डिमांड। राइज एंड डिमांड मतलब डिमांड बढ़ती है। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। वो कहता है कि किसी चीज की प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में कोई ऐसा चेंज आए कि डिमांड बढ़ जाए किसी प्रोडक्ट की, तो हम कहते हैं राइज एंड डिमांड। और बाकी फैक्टर कौन से हैं? इनकम, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, वेदर एंड पॉपुलेशन साइज वगैरह। व्हाइल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट रिमेन सेम, वो कहते हैं जबकि उस प्रोडक्ट की अपनी कीमत सेम रहे। लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये कहा था कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती या कम होती है उस प्रोडक्ट की अपनी कीमत के बढ़ने या कम होने से, जबकि बाकी फैक्टर हमने कहा था रिमेन सेम रहेंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है या कम होती है किसी भी फैक्टर के चेंज होने से, बजाय सिर्फ उसके प्राइस के अलावा। डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड। तो ये क्या है? राइज एंड डिमांड है, डिमांड बढ़ेगी तो जो डिमांड कर्व होगी वो भी बाहर की तरफ चली जाएगी, एक्सेस से दूर। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अक्रॉस द डिमांड कर्व। हमने कहा कि जब किसी चीज की तलब के ऊपर उसकी अपनी कीमत का इफेक्ट होगा तो वो होगी क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और ये क्या है? ये है डिमांड, मतलब डिमांड के ऊपर हम प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के इफेक्ट देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अक्रॉस द डिमांड कर्व। यहाँ पर जो डिमांड कर्व होती है वो एक ही कर्व नहीं होती जो एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो। जब इस तरह से अक्रॉस डिमांड पर हम कहते हैं इसमें डिमांड कर्व जो होती है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती है या पीछे की तरफ। अब यह है राइज एंड डिमांड, डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व जो थी लॉ ऑफ डिमांड वाली वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद है फॉल एंड डिमांड। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, इनकम, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, वेदर एंड पॉपुलेशन साइज, व्हाइल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट रिमेन सेम। इसमें वो कह रहा है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत के अलावा किसी भी और फैक्टर में कोई ऐसा चेंज है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए तो हम कहते हैं ये फॉल इन डिमांड है। डिमांड कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड, क्योंकि डिमांड कम हो रही है तो ये एक्सेस के करीब आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अक्रॉस द डिमांड कर्व।
क्योंकि प्राइस के अलावा फैक्टर का इफेक्ट है, तो हम इसे कहते हैं मूवमेंट अक्रॉस द डिमांड कर्व। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब नॉर्मल जो कर्व है हमारी वो रेड लाइन वाली है डिमांड कर्व। अगर किसी फैक्टर में कोई बाकी फैक्टर में कोई ऐसा चेंज है कि डिमांड बढ़ जाए तो ये D1 की तरफ आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर फैक्टर में कोई ऐसा चेंज है कि उनकी वजह से किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कमी है तो ये नीचे आ जाएगी D2 की तरफ। तो इस तरह से इसकी शेप वही है डिमांड कर्व की जो लाभ डिमांड हमने पढ़ी थी। तो इसे हम कहते हैं राइज इन डिमांड या फॉल इन डिमांड और मूवमेंट अक्रॉस द डिमांड। Quantity of goods which sellers are willing and are able to sell at given time and price। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिमांड के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। एक तो आपके पास एबिलिटी भी हो किसी चीज को परचेज करने की, मतलब आपके पास इतने पैसे भी हों, और दूसरा ये कि उस चीज को खरीदने की आपके पास ख्वाहिश भी हो। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपकी ख्वाहिश नहीं है कोई चीज खरीदने की, तो हम नहीं कहेंगे कि ये डिमांड है। या आपके पास ख्वाहिश है कोई चीज खरीदने की लेकिन आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, तो वो भी डिमांड नहीं होगी। इसी तरह से सप्लाई के लिए भी सेलर्स आर विलिंग, कोई दुकानदार है जो उसकी ख्वाहिश हो कि मैं ये चीज अपना ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, और इस काबिल भी हो, उसने कोई बिजनेस भी बनाया हुआ हो, उसके पास वो प्रोडक्ट भी हो बेचने के लिए। एम ऑफ सेलर्स मतलब फर्म इज टू मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। हर कारोबार का बुनियादी मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, जिस तरह डिमांड के ऊपर मुख्तलिफ फैक्टर्स है, इस तरह सप्लाई के ऊपर भी मुख्तलिफ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या कि कोई भी दुकानदार जब अपनी कोई चीज बेचता है तो उसकी कीमत उसी टाइम इस तरह से सेट करता है कि वो अपने जो खर्चे उसके होते हैं, कॉस्ट जितनी उसने लगाई होती है उसको सामने मद्देनजर रखते हुए। अब एक चीज है कोई प्रोडक्ट बनाने में उसका 1000 का खर्चा हुआ है, तो देखेगा वो कि मैंने टोटल 1000 का खर्चा किया इसके ऊपर, तो अब इसको मैं 1200-1300 का सेल करूं ताकि मुझे इससे प्रॉफिट मिले। क्योंकि दुकानदार या कारोबार या कोई शॉप मतलब फर्म, उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। इसके बाद क्या है? टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हर प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं उस आपकी अगर जो सप्लाई है, सपोज आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है वो प्रोडक्ट बनाने वाली, तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो ज्यादा बिकेगा, उसकी सेल ज्यादा होगी, तो इसलिए सप्लाई के ऊपर इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है टेक्नोलॉजी का। उसके बाद क्या है? टैक्सेस और सब्सिडीज। तो टैक्सेस कौन लगाता है? हुकूमत लगाती है। हुकूमत आमतौर पर चीजों के ऊपर इसलिए टैक्स लगाती है ताकि टैक्स से पैसा जमा करे, फिर अपने ही मुल्क के शहरों के ऊपर मतलब उनकी सहूलियात वगैरह पैदा करे। और सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ये होती है कि सपोज इस मुल्क में किसी चीज की जरूरत है किसी प्रोडक्ट की, और वो बहुत है भी इम्पोर्टेंट, लेकिन वो इतने उसके कारोबार नहीं है, इतने बिजनेसेस नहीं चल रहे। फिर हुकूमत क्या करती है? हुकूमत या तो उनको कहती है कि आप लोग मुझे इसके ऊपर टैक्स ना दें, बेशक थोड़ा उनको इजी फील कराती है कि आप लोग मुझे टैक्स ना दें लेकिन कारोबार करें, या फिर हुकूमत इवन अपनी तरफ से कोई पैसे वगैरह दे देती है कि आप कारोबार स्टार्ट करें ताकि इस मुल्क में जो बुनियादी जरूरियात हैं वो पूरी हो सके। अब जिस तरह से चीनी वगैरह ये एक बेसिक नेसेसिटी है हर इंसान की, हर घर में इस्तेमाल होती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट मोस्टली क्या करती है? सब्सिडी देती है ताकि इस बिजनेस को एनकरेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा शुगर की प्रोडक्शन हो। इसके बाद क्या है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स वही होती हैं जो उसके सब्सिट्यूट हो या कम्प्लीमेंट्स वगैरह, कि जी अब कोई दुकानदार जो अपनी चीज बेच रहा है, अब उसकी सप्लाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर सपोज उसके साथ वाला कोई सब्सिट्यूट है तो लोग उसकी तरफ जा सकते हैं, उसके सब्सिट्यूट की तरफ, तो फिर जो मेन प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई या सेल कम हो जाएगी, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव अगर मौजूद है लोग उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई था, जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड था कि प्राइस और डिमांड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चीज महंगी होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। सप्लाई में क्या है कि प्राइस और सप्लाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि खरीदने वाला ये चाहता है कि चीज की कीमत कम हो, बेचने वाला ये चाहता है कि चीज की कीमत ज्यादा हो। तो सप्लाई क्योंकि बेचने वाले की तरफ से या फर्म की तरफ से quantity supplied of a product increases with increase in price of product while ceteris paribus all other things remain same। इसमें भी वही है कि आप लॉ ऑफ डिमांड था, मैंने कहा था समझ लें इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई है ये ऐसे समझ लें इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई। तो जब प्राइस का इफेक्ट देखते हैं तो मैंने कहा है कि उस किस्म की सप्लाई को और डिमांड को हम बोलते होते हैं क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन था, सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद कुछ हम चीजों को एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम।
अब एक प्रोडक्ट, हम हमारी कंपनी है कोई जो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, अब पहले महीने हमारा कुछ खर्चा कम हुआ, अगले महीने ज्यादा हुआ, तो अब जाहिर सी बात है जब ज्यादा खर्चा होगा तो फिर उसकी कीमत भी हम ज्यादा सेट करेंगे। तो हमने जब प्रोडक्ट बेचना है तो हमें ये नहीं देखना कि अब हमारा सपोज हर महीने मुख्तलिफ किस्म के खर्चे हो रहे हैं। हमने क्या करना है, हमारी जो कास्ट है उसे सेम रखना है। जिस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम रखा था, टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम, टैक्सेस और सब्सिडीज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स वगैरह, ये वही हैं जो पहले सप्लाई के ऊपर फैक्टर्स थे। अच्छा, इसके बाद है टेबल। सप्लाई में क्या है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी वैसे बढ़ रही है। जब ग्राफ बनाते हैं उसका क्या था, स्लोप डाउनवर्ड थी नीचे की तरफ, लेकिन सप्लाई में क्या होती है, अपवर्ड होती है ऊपर की तरफ, जैसे आपको ग्राफ नजर आ रहा है। इसके बाद इसकी क्या करेक्टरिस्टिक, इट इज अपवर्ड और पॉजिटिव स्लोप। ये अपवर्ड क्यों होती है, क्योंकि ये दो जो जो जिन चीजों के दरमियान, जो दो चीजें हैं जिनके दरमियान ये कर्व है, क्योंकि वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो तो हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कर्व नीचे की तरफ होती है। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े तो हम कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्लोप ऊपर की तरफ होती है, जिसे कहते हैं पॉजिटिव या अपवर्ड। Explanation: there is a direct relation between quantity supplied and price. When price of product increases, then quantity supplied also increases. इसके बाद चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। जब प्राइस का इफेक्ट देखेंगे तो हम कहेंगे इसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब अदर देन प्राइस फैक्टर्स का इफेक्ट देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसे राइज और फॉल। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब प्राइस के इफेक्ट देख रहे हैं तो हम बोलेंगे ये, इनमें जो दो केसेस होंगे उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, एक्सटेंशन का मतलब होता है एक्सटेंड होना, किसी चीज का बढ़ना, सप्लाई बढ़ रही है। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस। तो मतलब क्या हुआ, उसमें हमने देखा था एक्सटेंशन में कि डिमांड बढ़ रही थी कब, जब प्राइस कम होती है। इसमें सप्लाई बढ़ रही है कब, जब प्राइस भी बढ़े, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कम होना। उसमें हमने कहा कि डिमांड कम हो रही है मतलब प्राइस बढ़ी है, इसमें सप्लाई कम हो रही है क्योंकि प्राइस भी कम हुई है। दुकानदार ज्यादा उसी टाइम सप्लाई करता है जब चीज की कीमत बढ़ रही हो, और अगर उसे लगे कि चीज की कीमत कम हो गई है तो वो अपनी सप्लाई को रोक देता है। और इसके बाद हमने देखा था डिमांड कर्व का एक्सटेंड, और इधर हम सप्लाई कर्व को बोलेंगे, और उधर सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्शन। और जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला केस होता है हम कहते हैं ये क्या है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। वो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व था, ये मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व है। उसके बाद है चेंज इन सप्लाई। अब जब हम सिर्फ सप्लाई बोलेंगे ना क्वांटिटी सप्लाइड की जगह, तो मतलब यह है कि हम प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स का इफेक्ट देखें। तो मतलब क्या होगा, चेंज इन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसमें प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स का इफेक्ट हम देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड राइज और फॉल इन सप्लाई, कॉल्ड राइज और फॉल इन सप्लाई। ये सारी सेम कहानी है, बहरहाल बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें इधर कर्व क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन, मैंने आपको ये इसकी डेफिनेशन बताई थी, मार्केट इन्वायरमेंट ये बताया था कल। अब हमने देखा है कि जो पहले दो एजेंट्स हैं, एक क्या है कंज्यूमर जो डिमांड करता है, दूसरा फर्म जो सप्लाई करता है। अब हमने इन दोनों चीजों को इकट्ठा पढ़ना है। पहले अलग अलग सेपरेट पढ़ा, एक कंज्यूमर वाली साइड और एक फर्म वाली साइड। अब हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर और फर्म दोनों के दरमियान उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई, इन दोनों के दरमियान बैलेंस कब होगा, इक्विलिब्रियम कब क्रिएट होगा। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट में दो चीजें होती हैं, कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं दुकानों पे जाकर, कुछ दुकानें होती हैं जो चीजों को बेच रही होती हैं। तो इस तरह से एक पूरी मार्केट बनती है। हम अब मार्केट के दरमियान इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। A condition in which supply and demand interact with each other to produce an equilibrium price and quantity। इसमें अब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। सप्लाई एंड डिमांड आर इन बैलेंस। अब इसमें हम देखते हैं प्लांट डिमांड इज इक्वल टू प्लांट सप्लाई। इसका आगे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बेसिकली। इसमें आप देखें, अब हमने पहले प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखा, फिर प्राइस और सप्लाई का। अब इस टेबल में हम प्राइस और साथ सप्लाई और डिमांड दोनों को देखेंगे। इसमें आप देखें प्राइस क्या है, 1 से लेकर 5 तक बढ़ रही है, और हमने कहा था कि जो प्राइस है वो सप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सप्लाई भी इसी तरह से 1 से 5 तक बढ़ेगी। और जो डिमांड थी वो प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन डिमांड क्या हो रही है, ऐसा ऐसा कम हो रही है।
अब इसमें आप देखें जो थर्ड रो है जिसको मैंने ये कैमल कलर दिया हुआ है, उसमें इक्विलिब्रियम है। अगर देखा जाए इक्विलिब्रियम मैंने कहा है कब होगा, जब बैलेंस होगा किन चीजों के दरमियान, सप्लाई और डिमांड के दरमियान। बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जब सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब अगर कोई पूछता है ना कि इस मार्केट के अंदर हम कैसे इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि सपोज आपका एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप उसकी फला प्राइस के ऊपर आप राजी हैं बेचने को, और उसी प्राइस के ऊपर खरीदने वाला भी राजी है। अब एक दुकानदार है, जब उसने किसी चीज की कीमत क्या रखी 1 रुपए, तो उस टाइम उसकी ख्वाहिश यही थी कि मैं एक चीज, मतलब उसने बनाई है, सपोज सप्लाई 1 है और उसकी क्या डिमांड थी, डिमांड 5 थी। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जब प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि सप्लाई वाला तो चाहता है कीमत बढ़ेगी तो मैं ज्यादा बेचूंगा। लेकिन जो डिमांड वाला था उसे पता चला कि अब थोड़ी चीज महंगी हो गई है, 2 रुपए की हो गई है, तो अब पहले 5 लोग खरीदने आए थे दुकान पर, अब 4 आएंगे। इसके बाद उसने कीमत 3 रुपए रखी दुकानदार ने, तो उस टाइम उसने चीजें क्या की, उसने 3 चीजें सेल की। और डिमांड क्यों थी, डिमांड क्या थी, डिमांड 3 चीजों की थी। अब ये अब इस पॉइंट पे देखें तो कीमत भी 3 रुपए है, सप्लाई भी 3 है और डिमांड भी 3 है। तो मतलब ये 3 रुपए ऐसी कीमत है जिसके ऊपर फर्म सप्लाई करने वाली और कंज्यूमर डिमांड करने वाला दोनों राजी हैं, दोनों खुश हैं इस प्राइस के ऊपर, जिसकी वजह से इस टाइम जितना माल बन रहा है उतना ही बिक रहा है। क्योंकि ऊपर देखें उसने अपनी तरफ से एक प्रोडक्ट बनाया लेकिन खरीदने वाले 5 लोग आ गए, फिर उसने 2 प्रोडक्ट बनाए, खरीदने वाले 4 लोग हैं, लेकिन अब उसने 3 प्रोडक्ट बनाए और तीनों की डिमांड हुई तो बिक गए। तो ये ऐसी प्राइस थी 3 वाली जिसके ऊपर सप्लाई और डिमांड दोनों इक्विलिब्रियम की हालत में, बैलेंस सिचुएशन में इक्वल है। इसके बाद प्राइस जब मजीद बढ़ती है तो सप्लाई भी वो 4 रखता है लेकिन डिमांड 2 होती है। तो आगे बाकी हर पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंसेस हैं सप्लाई और डिमांड में, लेकिन जो प्राइस 3 वाली है उसके ऊपर दोनों के दरमियान बैलेंस है। फिर ग्राफ हम बनाते हैं, तो अब इन फिगर्स को यूज करके आप ग्राफ ड्रा करना चाहें तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा जो आपके सामने है। ये सिंपल लाइन 2 कर्व्स हैं, एक डिमांड कर्व वाली डिमांड कर्व और एक सप्लाई वाली सप्लाई कर्व, जो इन दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, सेंट्रल पॉइंट, उसी पॉइंट के ऊपर ही वो 3 वाली प्राइस है। समझ लें कि इधर से जो डिमांड है वो भी 3 वाली ऊपर जा रही है, उधर से जो प्राइस है वो भी 3 वाली इधर आ रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। समझ आ रही है बातों की? मार्केट इक्विलिब्रियम की समझ आ गई है? हर बंदा रिप्लाई करे, फिर आगे चलना है। अच्छा, इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। अब कि हम चीज की कीमत कितनी रखें उसको हमने मालूम करना है। अब हमारे पास चीजें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, कुछ को हम कहते हैं पेरिशेबल गुड्स और कुछ को हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स ऐसी होती हैं जो कुछ ही घंटों के बाद खराब हो जाती हैं। ड्यूरेबल गुड्स ऐसी होती हैं जो कि काफी अरसा तक चलती हैं, वो जल्दी खराब नहीं होती। अब जिस तरह से समझ लें कोई सब्जी वगैरह है, अब सब्जियां जब मंडी से आती हैं तो उसके बाद 1-2 दिन में खराब हो जाती हैं, उनकी फ्रेशनेस सारी खत्म हो जाती है। लेकिन आपके घर में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो तो कई सालों से पड़ा हुआ है और आगे भी कई साल चल सकता है। तो ये ऐसी चीजें जिनके खराब होने का इतना डर नहीं होता। लेकिन जो जिन चीजों का डर हो कि यार ये 1-2 दिन में खराब हो जाएंगी, तो जो दुकानदार है वो कोशिश ये करता है कि मैं जल्द अज जल्द इस चीज को बेच दूं, बजाय इसके कि ये मेरी इधर दुकान के ऊपर पड़े पड़े खराब हो जाए और जितने पैसों से मैं ये चीजें लेकर आया था वो मेरे पैसे जाया हो। पेरिशेबल गुड्स क्या है, कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, इनको ज्यादा अरसे के लिए हम नहीं रख सकते। कंज्यूम क्विकली, जल्दी जल्दी इनको यूज किया जाता है। अब जो खरीद कर एक बंदा आ गया है, अब दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, कि वो ज्यादा देर नहीं रख सकता, कोशिश करता है इसको जल्दी बेच दूं। और जो खरीदने आता है वो जब खरीद कर घर में लेकर जाता है तो वो भी कोशिश करता है कि ये जो फ्रूट या सब्जियां मैं लेकर आया हूँ इनको हम आज ही यूज कर लें जितना जल्दी हो सके। हैव शॉर्ट लाइफ, क्योंकि इनकी लाइफ कम है, ये कम टाइम के लिए ही सही रहती है, उसके बाद खराब हो जाती है। प्रोड्यूसर डजंट प्रोड्यूस इन बल्क टू स्टोर, अब जो बंदा कोई इस तरह की प्रोडक्ट बना रहा है जो उसे डर है कि 1-2 दिन के बाद खराब हो सकती है, तो वो बनाते हुए कोशिश करता है कि मैं उतना ही प्रोडक्ट बनाऊं जितना 1-2 दिन में बिक जाए। वो बल्क में ज्यादा मिकदार में वो चीज प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि अगर वो ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस कर दे और 1-2 दिन में वो ना बिके तो वो तो उसका लॉस हो जाएगा, वो चीजें खराब हो जाएंगी। प्रोड्यूसर्स वांट टू गेट रिड ऑफ इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स,
जो दुकानदार है वो कोशिश करता है कि ये जो चीजें मैंने प्रोड्यूस कर ली है जल्द अज जल्द इनसे छुटकारा पाऊं, ये जल्द अज जल्द बिक जाएं। Supplies of such goods mostly remain fixed during a course of time in a market. Supplies of such goods mostly remain fixed, मतलब ये कि ये जो वो बेच रहा है ना बंदा, तो वो कहते हैं ये सप्लाई जो है वो मोस्टली क्या होती है, फिक्स्ड होती है, एक जैसी रहती है। मतलब ये कि जो सब्जियां बंदा लेकर पीछे से मंडी से आ रहा है, वो कोशिश करता है कि मैं डेली के डेली जो लेकर आ रहा हूँ वो डेली के डेली ही उसको आगे सेल कर दूं, वो उसे अपने पास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि पेरिशेबल गुड्स का हमें एक ही डर होता है कि वो खराब हो सकती हैं। तो इसलिए वो इनकी जो सप्लाई है ना वो कंसिस्टेंट रखता है, उधर से लेकर आया आगे बेच दी, वो उधर से लेकर अपने पास नहीं रखता। क्योंकि अब अगर सपोज वो अपने पास रखता है सिर्फ इसी लालच में कि हो सकता है कल ये चीज महंगी हो जाए तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन कल ये चीज खराब भी तो हो सकती है। हाँ, जिन चीजों का हमें खतरा नहीं होता कि ये एक दो दिन में खराब हो सकती है, उनका हमें अगर डर ना हो जाए, तब हम उनको अपने पास रखते हैं इस कोशिश या इस ख्वाहिश के थ्रू कि क्या पता कल इनकी कीमत बढ़ जाए तो हम सस्ती लेकर आए थे और कल महंगी बेच देंगे, उसमें तो हो सकता है। लेकिन जो ये वाली चीजें होती हैं जो एक दो दिन में खराब हो जाएं, उनकी सप्लाई कंसिस्टेंट होती है, फिक्स्ड रहती है, जितनी लेकर आते हैं मुसलसल उसी रेशो से ही वो बेचते रहते हैं ताकि ये पड़ी पड़ी खराब ना हो जाए। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द पेरिशेबल गुड्स आर सप्लाइड इन वन गो बिकॉज दीज कैन नॉट बी स्टोर्ड, therefore supply curve of perishable goods is always straight and doesn't change at any price। सप्लाई कर्व वो कहता है कि कीमत चाहे जितना भी हो ना, तो यहाँ पर सप्लाई को कीमत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा था कि कीमत बढ़े तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें वो कहता है कि ये क्योंकि चीजें ऐसी हैं कि इनको अगर सपोज कल को कीमत इसकी कम हो या ज्यादा हो तो वो इनकी सप्लाई को नहीं रोकता दुकानदार। अगर सपोज वो एक चीज है वो पीछे से 100 रुपए की लेकर आया है, लेकिन उसकी मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो अब 50 रुपए है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं तो 100 की लेकर आया था, अब मैं 50 की क्यों बेचूं, मैं इसे अपने पास ही रखता हूँ। उसे पता है कि मैंने अपने पास रखा तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी बात वो 25 रुपए की भी नहीं रहनी, तो बेहतर यह है कि कीमत चाहे जितनी भी है मैं इसको बेच दूं, क्योंकि यहाँ पर पड़े पड़े तो मुझे कुछ नहीं मिलना। जिसकी वजह से वो कहते हैं कि कीमत चाहे जितना भी हो, इसकी सप्लाई क्या होती है, वन गो में चलती रहती है। उसके बाद हाउएवर इट्स क्वांटिटी डिमांडेड कैन बी चेंज विद चेंज इन इट्स प्राइस। जो खरीदने वाला है उससे कोई डर नहीं है कि दुकान पे पड़ी हुई चीज खराब हो या ठीक पड़ी रहे, उससे क्या डर है, उसने कौन सा उस चीज के ऊपर पैसे लगाए हुए हैं। तो वो ये देखेगा अगर मुझे सस्ते में मिल रही है तो ज्यादा डिमांड करेगा, अगर महंगी मिल रही है तो डिमांड नहीं करेगा। और दुकानदार उधर से फंसा हुआ है, वो वैसे महंगा नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर है कि महंगा हुआ तो लोगों ने इसकी डिमांड नहीं करनी, तो ये मेरे पास पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए पेरिशेबल गुड्स का असल मकसद क्या होता है कि ये एक दो दिन में खराब हो जाती हैं, कीमत चाहे उसकी कम भी हो जाए, हालांकि उसने महंगा पीछे से खरीदा था प्रोडक्ट, वो फिर भी उसको बेचता रहता है क्योंकि उसे पता है घर पड़े पड़े ये खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई हमेशा एक जैसी रहती है, बिल्कुल अपवर्ड और पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ऊपर की तरफ है। सप्लाई हमेशा एक जैसी रह रही है, कम नहीं हो रही, लेकिन डिमांड है वो कंज्यूमर की तरफ से है, वो ऊपर नीचे हो सकती है। कीमत कम होगी तो डिमांड ज्यादा, कीमत ज्यादा होगी तो डिमांड। ड्यूरेबल गुड्स, अब ये ड्यूरेबल गुड्स का लफ्ज समझ लिया, ड्यूरेशन से है, जिनका ड्यूरेशन या दौरानिया ज्यादा हो, मतलब इनका हमें कोई डर नहीं होता कि ये आज कल में खराब हो जाएगी। कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, इन्हें हम ज्यादा अरसे के लिए रख सकते हैं। डजंट कंज्यूम क्विकली, ज्यादा जल्दी जल्दी ये इनको हम यूज नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते। हैव लॉन्ग लाइफ, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस इन बल्क टू स्टोर, producer doesn't want to get rid of immediately after production of such goods, supplies of such goods it doesn't remain fixed, बिल्कुल उसके उलट है, सारे जो पॉइंट्स हैं उसके उलट है टोटली। तो जिस तरह मैंने वो एक्सप्लेन किया उसके उलट। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स आर सप्लाइड विद इंक्रीज इन प्राइस because they have favorable prices, all of the durable goods are supplied with increase in price। अब इसमें आप देख लें, वो कहता है अब यहाँ पर हमें कोई मजबूरी नहीं है कि कीमत चाहे कम भी हो हम फिर भी बेचें, नहीं, इसमें दुकानदार तो यही कहता है हमेशा कि कीमत बढ़ेगी तो मैं ज्यादा बेचूंगा, वरना कोई बात नहीं, मेरे पास अपने इधर ही फैक्ट्री वगैरह में चीज पड़ी है, मुझे क्या डर है। Therefore supply curve will be positively upward slope है। क्यों? यहाँ पर वो प्राइस देखें कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई वैसे ही ऊपर जा रही है। वहां पर सप्लाई इग्नोरेंट थी प्राइस के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ सप्लाई जा रही है, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़, यहाँ पर सप्लाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उधर से कीमत बढ़ रही है।
अगर किसी पॉइंट पर कीमत कम हो, सपोज पी है, पी से जो नीचे वाला पी नॉट है वहां पर तो सप्लाई वाला पॉइंट देख लें नीचे है, तो जो सेंट्रल प्राइस पी वाला पॉइंट है वहां पे सप्लाई एस है, और जो ऊपर की प्राइस है, प्राइस बढ़ी तो वो लाइन वाला ऊपर आप सप्लाई वाली लाइन पे देखें डार्ट ऊपर की तरफ है। इस तरह से यहाँ पर सप्लाई की कर्व ऊपर क्यों जा रही है, प्राइस के बढ़ने की वजह से। वहां ऊपर की तरफ क्यों थी, क्योंकि उसे प्राइस की टेंशन ही नहीं थी, उसने हमेशा बढ़ना था। आफ्टर सर्टेन पीरियड सेलर डजंट हैव एनी ड्यूरेबल गुड टू बी सोल्ड, देयरफॉर सप्लाई कर्व बिकम वर्टिकली स्ट्रेट। अब इस पॉइंट के ऊपर देखें, वो कहता है कि अब उसके पास कोई टेंशन ही नहीं है, उसने सारा माल बेच दिया है, उसके पास अब ऐसा कुछ कोई चीज बची ही नहीं है जो वो उसने बेचनी हो। However, its demand can be changed with change in price। डिमांड का वही रिलेशन है लॉ ऑफ डिमांड वाला। उसके बाद है रिजर्वेशन प्राइस। रिजर्वेशन प्राइस किसे कहते हैं, वो कीमत जिसके ऊपर एक दुकानदार खुश होता है कि मेरी चीज इस कीमत पर बिक। लोवेस्ट प्राइस एट विच समवन इज विलिंग टू सेल ए गुड और टू प्रोवाइड ए सर्विस टू द मार्केट। मतलब किसी चीज की वो कम से कम कीमत जिसके ऊपर वो दुकानदार खुश हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो कम कीमत नहीं जिसके ऊपर वो खुश ना हो। अब इसको लोवेस्ट प्राइस हम इसलिए नहीं कह रहे कि शायद ये सबसे कम कीमत होगी, नहीं, मतलब ये आखिरी वो हद वाली प्राइस, प्राइस की वो आखिरी लिमिट है जिस पर दुकानदार खुश हो अपना प्रोडक्ट बेचने पर। अगर वो उससे भी प्राइस कम रखी जाए तो उसके ऊपर दुकानदार खुश नहीं होता। अब एक दुकानदार है, उसने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपया लगाया है, अब वो चाहता है कि यार मैं इसको 150 पर बेचूं, लेकिन उसे कोई कहता है कि यार 150 से तो नहीं बिकना, इसकी कीमत आप 120 रख लो। अब 120 पर अगर तो वो राजी हो गया तो हम कहेंगे यही 120 कम कीमत है, तो ये रिजर्वेशन प्राइस है। अगर इस पर वो खुश नहीं है, वो कहता है नहीं मैंने 150 के ऊपर ही बेचनी है, तो फिर वो 150 वाली रिजर्वेशन प्राइस होगी। तो मतलब ये कि सेलर मतलब फर्म उस वो कीमत जिसके ऊपर अपना प्रोडक्ट बेचने पर खुश हो, विलिंग हो, उसकी ख्वाहिश हो, उससे हम कहते हैं रिजर्वेशन प्राइस। फर्म कैन सेल द प्रोडक्ट अबव द रिजर्वेशन प्राइस बट नॉट बिलो द रिजर्वेशन प्राइस। हर कंपनी हर फैक्ट्री ने एक ना एक कोई पॉइंट या लिमिट रखी होती है कि मैं अपना प्रोडक्ट इस कीमत पर जरूर बेचूंगा, वरना ना बिके बेशक मेरे पास पड़ा रहे। लेकिन अगर कोई उसे ऑफर कर दे कि यार तुम तो कहते हो ये 200 की चीज है, मैं तुम्हें 220 रुपए देता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए, तो उस पर तो वो वैसे खुश होगा। तो मतलब जिस लिमिट जो लिमिट उसने तय कर रखी है उससे ज्यादा के ऊपर वो बेच सकता है, लेकिन उससे कम के ऊपर नहीं बेच सकता। फर्म डजंट सप्लाई गुड्स टू द मार्केट आउट ऑफ गुडविल। जिस कीमत पर वो खुश ना हो उससे बाहर, मतलब उससे कम कीमत पर वो उस लिमिट से बाहर निकलकर वो चीज को नहीं बेच सकता, बिकॉज इट इज डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट, क्योंकि उसका मकसद है प्रॉफिट कमाना। अगर उसे किसी चीज के ऊपर किसी बिजनेस में प्रॉफिट ही ना हो तो फिर उसने किस तरह की सेल करनी है। फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट टिल दे गिव प्रॉफिट। एक बिजनेस है वो अपना बिजनेस उसी टाइम तक ही जारी रखता है बंदा जब तक उससे उस बिजनेस से प्रॉफिट मिलता रहे। अगर उसे पता चले कि मैं बिजनेस तो चला रहा हूँ लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा, वो अपना वहीं पर अपना कारोबार बंद कर देगा। प्राइस लेवल बिलो विच इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर ए फर्म टू गिव सप्लाई टू द मार्केट। ये वही है कि रिजर्वेशन प्राइस मतलब वो कम से कम कीमत है जिससे नीचे अगर उस प्रोडक्ट को बेचा जाए तो फिर उस बिजनेस को कोई प्रॉफिट। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजर्वेशन प्राइस। जब एक बंदा अपनी वो लिमिट तय करता है ना कि यार इसकी कीमत मैंने कम से कम इतनी तो जरूर रखनी है, इससे नीचे मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचना, तो वो जब कीमत सेट करने लगता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं कि यार ये मेरी कीमत अगर मैं इतनी रखूंगा तो मेरे दिमाग में ये फलां वाला पॉइंट भी ये वाला भी हो सकता है इसका मुतबादल मौजूद हो और मैंने कीमत ज्यादा रख दी तो लोग तो फिर मुतबादल की तरफ चले जाएंगे। तो मुझे दिमाग में रखना होगा कि मैं उतनी कीमत रखूं कि लोग मेरा प्रोडक्ट ही लें, ना कि इसके सब्स्टिट्यूट की तरफ ले जाए। इट चेंजेस विद चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब एक बंदा है, सपोज लेस का एक पैकेट है, ठीक है, अगर वो लेस वाली कोई दुकान है जो कि एक छोटा सा एरिया है, कोई छोटा सा शहर है, उसके अंदर लेस वाली कोई दुकान है, अब वहां पर वो लेस जब बेच रहे होंगे उनकी कीमत वो रखेंगे 30 रुपए या 50 रुपए। लेकिन वही लेस का पैकेट अगर इधर लाहौर में इंपोरियम मॉल के अंदर वो बेच रहे होंगे तो उसकी कीमत वो 200 रुपए रखेंगे। उसकी क्या रीजन है, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटे सिटी में जो लोग हैं उनकी इनकम कम है, तो हमें इसकी जो बेचने की कीमत है ना, जो लिमिट है वो कम रखनी पड़ेगी अगर हमने प्रोडक्ट बेचना है। अगर हमने ज्यादा रखा तो लोग इतना यहाँ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन जिस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट इंपोरियम मॉल में रखा हुआ है उसके स्टोर में कि यहाँ पर इसकी कीमत मैं 200 रखूंगा, क्यों,
क्योंकि उसे पता है कि इस शॉपिंग मॉल में जो बंदा आता है उसे पता है कि उसकी इनकम क्या है, ज्यादा है, वो लोग यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं। वही सेम लेस जो हमने फलां शहर में 50 रुपए का रखा, इधर हम 200 का रख सकते हैं। तो इस तरह से लिमिट सेट करते हुए किसी चीज की कीमत की दिमाग में ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर जो रह रहे हैं, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट लेना है, उनकी इनकम कितना है, तो इनकम को मद्देनजर रखा जाता है। इसके बाद क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर किसी को पता है कि मेरा कोक का बिजनेस है और यहाँ पर इसका मुतबादल कोई और कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो उसकी कीमत ज्यादा रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर लोगों ने मेरा प्रोडक्ट ही लेना है। लेकिन अगर उसे पता हो कि यार इसके मुतबादल में कोई और भी अल्टरनेटिव है, कोई और ड्यू, स्प्राइट, पेप्सी वगैरह है, तो उस टाइम वो कोशिश करेगा कि इसकी कीमत मैं इतनी ज्यादा ना रखूं कि लोग उनकी तरफ चले जाएं, तो उसकी कीमत थोड़ी कम रखे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये कीमत रखने का, यही कि उसकी जो कास्ट है वो भी पूरी हो सके। उसके बाद है प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब हम चीजों की कीमत को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस इंस्टेबिलिटी, जब प्राइस स्टेबल ना हो, प्राइस ऊपर नीचे होती रहे, एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट, इस मामले में फिर हुकूमत क्या किरदार अदा। अब इसमें है प्राइस एंड इनकम फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं एग्रीकल्चर की, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। कोई मुल्क होते हैं जिनकी जमीन अच्छी हो, जहां पर अच्छी पैदावार हो सके, तो पाकिस्तान उसी तरह का मुल्क है जिसकी जमीन अच्छी है, जहां पर अच्छी पैदावार हो सकती है, बावजूद इसके कि यहाँ पर फिर भी चीजों को इम्पोर्ट किया जाता है। व्हेन देयर इज, वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जाता है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को किया जाए फिर भी कोई इशू नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज इतना नहीं है। कुछ मुल्क जिस तरह जापान वगैरह है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, वहां पर वो मशीनों से चीजें बनाते हैं, जिस तरह मशीनी प्रोडक्ट्स हैं, जमीनी प्रोडक्ट नहीं बनाते। पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहां पर जमीनी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मतलब ये फसलें वगैरह उगाई जाती हैं। Instability in prices and income is caused by difference in elasticities of supply and demand। अब यहाँ पर पहले मैंने सोचा है कि इस कंसेप्ट को अभी रहने दूं, आपको पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊं। फिर मैंने सोचा है कि बच्चे समझेंगे कि पता नहीं ये क्या मसला है कि हम दरमियान में से किसी और चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ यहीं पर मैं आप कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कि हमने जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पोर्शन था डिमांड और सप्लाई, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई देखा है, उसमें हमने जस्ट यही देखा है कि प्राइस बढ़े तो डिमांड कम, प्राइस बढ़े तो सप्लाई ज्यादा। लेकिन जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि प्राइस कितने गुना बढ़े तो डिमांड कितने गुना कम हो, प्राइस कितने गुना बढ़े तो सप्लाई कितने गुना बढ़ेगी। उसमें हम रेशो को देखते हैं, परसेंटेज को देखते हैं। इसमें किसने यही कह दिया सेकंड चैप्टर में कि यार किसी चीज की कीमत अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। थर्ड चैप्टर में ये कहेंगे कि किसी चीज की 10% कीमत बढ़ी तो 20% या 10% डिमांड कम हुई। उसमें हम परसेंटेज की बात करेंगे, रेशो को डिस्कस करेंगे कि एक चीज इतनी रेशो से बढ़ी, इतने परसेंट से बढ़ी, तो दूसरी इतनी रेशो से कम होगी या ज्यादा होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की इलास्टिसिटी मतलब सप्लाई में, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, लचकदार, ठीक है। अब इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई कि सप्लाई कितनी लचकदार है, सप्लाई में कितनी चेंजेस आ सकती हैं, किसकी वजह से। वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, एक प्राइस या फिर बाकी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम दिमाग में किस फैक्टर को रखेंगे अभी, प्राइस को, क्योंकि ऊपर हेडिंग देखें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस एंड इनकम फ्लक्चुएशन। तो पहला पॉइंट क्या है, प्राइस। तो अब यहाँ पर हम इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई को समझेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब क्या हुआ कि जब हम सिंपल पढ़ते हैं ना सप्लाई, तो हम लॉ ऑफ सप्लाई, हम कहते हैं अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम कहते हैं कि अगर कीमत 10 रुपए बढ़ेगी तो सप्लाई 20 गुना बढ़ेगी। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई में चेंजेस आ रही हैं। अगर वो कहता है इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो हम कहते हैं सप्लाई में चेंजेस नहीं आ रहे। ये क्या इलास्टिसिटी है, मतलब लचकदार है, सप्लाई में चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियां आ रही हैं। तो वो कहता है प्राइस में इंस्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि सप्लाई चेंज हो रही है, एंड डिमांड ड्यू टू अनसिस्टमैटिक वेरिएशन इन द हार्वेस्ट। अब अगर आप कोई मशीनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं इस मशीन के थ्रू अपने 200 यूनिट्स 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ किसी प्रोडक्ट के। लेकिन जो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जमीनी पैदावार, उसका हम एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन का टाइम होता है ना वो ज्यादा होता है, महीनों का, सालों का। अब आपने गंदम उगाई,
तो आपने आज के दिन उगाई तो उसका रिजल्ट जो है वो 6 महीने या साल के बाद आपको मिलेगा। तो आप इसी टाइम, जिस टाइम आप उसको उगा रहे हैं, उस टाइम आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका मुझे एंड के ऊपर प्रोडक्ट कितना मिलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है मौसम ऐसा हो जो आपकी फसल को फेवर ना करता हो, कुछ बारिशें हो जाएं या कोई धूप ना निकले सही से, सर्दियां वगैरह हुई। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसमें हम कीमत जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट आउटपुट का पता नहीं होता कि हमें पता नहीं हम इसकी प्राइस कितना रखें, हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्योंकि मौसमी तब्दीलियां जो है वो आमतौर पर फसलों को खराब भी कर देती हैं। इंस्टेबिलिटी बिकॉज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेंथ ऑफ प्रोडक्शन पीरियड बिटवीन प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग ए क्रॉप इज ऑफन एज लॉन्ग एज प्रोड्यूसर रिमेन अनएबल टू प्रिडिक्ट। मतलब ये है कि हम जिस दिन अपनी फसल उगा रहे हैं और जिस दिन हमें उसकी पैदावार मिलेगी वो लंबा पीरियड है, उसके दौरान हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमारे पास अगर सप्लाई ज्यादा है तो कीमत कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास सरप्लस आ जाता है ना। अगर हमारे दुकानदार के पास माल बहुत ज्यादा मिकदार में पड़ा हो तो वो भी कहता है कि अब मैं इसकी कीमत कम रखूं ताकि ये यहाँ से अब निकले, मैं इसको सेल करूं। अगर उसके पास कम मिकदार में चीजें हैं तो कीमत ज्यादा रख देता है। इस तरह से व्हाइल डीलिंग विद एग्रीकल्चरल सेक्टर वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ ऑफ सप्लाई जो है ना, अब हम जब ये कहते हैं ना कि अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ये अब हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है ना, दुकानदार, वो कहते हैं अगर चीज की कीमत बढ़ेगी तो मैं इसको ज्यादा सप्लाई करूंगा, ज्यादा इसकी सेल करूंगा। अगर ये देखा जाए कि एक दुकानदार के पास माल ज्यादा पड़ा हुआ है तो जो खरीदने वाला कंज्यूमर है ना, वो क्या कहता है, उसे पता है कि अब दुकानदार के पास कुछ एक्स्ट्रा मिकदार में चीजें पड़ी हैं तो अब ये खुद इसकी कीमत कम करेगा। तो प्राइस बढ़े तो सप्लाई ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई बढ़े तो कीमत कम रखना पड़ती है, उलट है। अगर पहला स्टेप ये है कि कीमत बढ़ी है तो दुकानदार ज्यादा सप्लाई करता है। अगर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सप्लाई ज्यादा है, ऑलरेडी दुकानदार के पास चीजें ज्यादा हैं, तो उसे कीमत कम रखना पड़ती है, क्योंकि अब उसके पास जो माल वगैरह है वो सरप्लस में है, एक्स्ट्रा है। साइज ऑफ रिजल्टिंग प्राइस फ्लक्चुएशन विल डिपेंड अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब वही कि डिमांड में प्राइस का कितना इफेक्ट है, कि प्राइस कितने गुना बढ़ेगी तो डिमांड कितने गुना कम होगी। एज डिमांड फॉर हैरी पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज इनइलास्टिक बिकॉज फूड इज ए नेसेसिटी। जो हमारी फूड वगैरह है ना, खुराक वगैरह, आटा चीनी की, ये हमारी क्या है, बेसिक नेसेसिटी है। तो इनकी डिमांड मुसलसल रहती है, लोग इसको खरीदते रहते हैं क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है। तो इसलिए हम कहते हैं इसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, डिमांड में कोई तब्दीली नहीं आती, जितने लोग खरीद रहे हैं उतने ही खरीदते रहते। डायनामिक कॉजेज ऑफ प्राइस इंस्टेबिलिटी ड्यू टू लेंथ ऑफ प्रोडक्शन पीरियड देयर कैन बी ए सप्लाई लैग बिटवीन डिसीजन टू प्रोड्यूस एंड द एक्चुअल सप्लाई। वो कहते हैं हमें अब जब पता होना कि एक चीज को प्रोड्यूस करने में हमें बड़ा टाइम लगना है, तो वो इस तरह से एक बड़ा गैप आ जाता है किस चीज में, बिटवीन डिसीजन टू प्रोड्यूस एंड द एक्चुअल सप्लाई। जिस दिन हमने फैसला कर लिया कि हम इस चीज को सप्लाई करना है तो इसकी प्रोडक्शन करें, और जिस दिन हमें प्रोड्यूस होकर प्रोडक्ट मिलेगा और सप्लाई स्टार्ट होगी, तो इसके दरमियान काफी गैप आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन पीरियड काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद है कोवेक थ्योरम। ये क्या है? An economic model which explains that how little economic shocks can swell up due to producers behavior। अब जो प्रोड्यूसर का बिहेवियर होता है ना, जो दुकानदार है, उसकी वजह से पूरी मार्केट में मसला होता है। वो किस तरह से? वो पहले ये देखता है कि अगर इस दफा जो मेरी पैदावार हुई है, अगर तो ये कम हुई है तो फिर मैंने अपना पैसे तो पूरे करने हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मेरा नुकसान हुआ है और मैंने इतना पैसा लगाया था तो मैंने इसमें से इतना प्रॉफिट कमाना है। तो उसके लिए क्या करेगा, जब उसके पास चीजें कम होगी ना, कम पैदावार होगी, तो कीमत ज्यादा रख देगा वो। और अगर वो देखता है कि मेरे पास आप इस दफा काफी अच्छा खासी पैदावार हुई है और मेरे पास काफी एक्स्ट्रा माल है, काफी ज्यादा चीजें हैं, तो वो क्या करेगा, उसे ये डर होगा कि मैं अगर इसकी कीमत ज्यादा रखता हूँ तो लोग इसको खरीदेंगे नहीं और ये चीजें खराब हो जाएंगी। क्योंकि जो ज़रूरी पैदावार होती है, जो फसलें वगैरह होती हैं, वो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, मतलब कि खराब हो जाती है ना जल्दी मोस्टली। तो उसमें वो क्या करता है, वो फिर कहता है कि अब मेरे पास चीजें, अब मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा आ गया है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मौसम अच्छा रहा है, अच्छी पैदावार मुझे हासिल हुई है, तो वो इस डर से कि कहीं खराब ना हो जाए वो कीमत कम रखता है। तो इस तरह से वो डिसीजन मेकिंग अपने प्रोडक्ट के बनने के बाद करता है। तो इस प्रोड्यूसर के डिसीजन मेकिंग की वजह से मार्केट में काफी इशू रहता है। प्रोड्यूसर डिसाइड देयर करंट लेवल ऑफ आउटपुट ऑन द एवरेज प्राइस दे ऑब्टेन्ड प्रीवियसली। अब यहाँ पर हम वैसे तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि साल के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो पैदावार होगी वो कितनी होगी और हम प्राइस कितनी रखेंगे।
लेकिन हम अगर प्रिडिक्ट करें तो हमारे पास एक तरीका है कि हम हमारी जो इसी पिछले साल वाली पैदावार है उसकी बेस पर हम आगे की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द टाइम एंड फ्लक्चुएशन। मतलब क्या, इवेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर डिपेंड्स ऑन द इवेंट ऑफ करंट ईयर। अगले साल जो भी होगा अगर हमने प्रिडिक्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि जो इस साल हुआ है, तो हम यही कहते हैं कि इस साल जैसे हुआ, सपोज अगले साल भी अगर इस तरह के हालात हुए तो इतना प्रोडक्ट बनेगा और इतनी प्राइस हमें रखनी पड़ेगी। उसके बाद है assumptions। वी आर डीलिंग विद एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री वेयर टाइम लैग्स आर इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन। अगर कोई इंडस्ट्री हो ना, कोई फैक्ट्री वगैरह, उसमें मशीनरी से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें इशू नहीं होता। अगर हमें कल ऑर्डर आ जाए कि यार पहले हम आपसे 500 यूनिट्स लेते थे एक चीज के, तो हमें कल को 1000 यूनिट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम वर्कर वगैरह ढूंढेंगे, उनको मशीनरी के ऊपर लगा देंगे क्योंकि वो हमारे बस में होगा। लेकिन जमीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी खुद से नहीं उगा सकते कि हमें कोई कहे कि यार हमने गंदम आपसे पहले इतने खरीदी थी तो हमें एक हफ्ते के अंदर इतनी गंदम चाहिए। तो अब इस तरह का जो कस्टमर होगा हम उसे कहेंगे कि यार ये कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो नहीं है हमारा कि हमारी कोई मशीनरी लगी हुई है फैक्ट्री में और हम लोगों को वहां पर काम पे लगाएं ज्यादा से ज्यादा, वो दिन रात काम करें और आपका ऑर्डर पूरा हो जाए। ये तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अब जमीन तो हमारे पास में नहीं है, जमीनी प्रोडक्ट तो तभी पूरे बनने हैं जब उनका टाइम पूरा होगा। इट इज एज्यूम्ड दैट करंट प्राइसेस विल कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर। अब प्रिडिक्शन एग्जैक्ट तो नहीं होती लेकिन हम यही सोच लेते हैं कि चलो इस दफा जो कीमत रखी है अगले साल भी यही होगी। फार्मर्स हैव टू डिसाइड दैट हाउ मच टू प्रोड्यूस ए ईयर इन एडवांस। प्राइस इज द फंक्शन ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड्स सप्लाई। पिछले साल वाली मतलब करंट ईयर की अगले साल के हमारा जो इस टाइम साल है वो ऐसे समझेंगे ना, प्रीवियस साल है अगले साल। कमोडिटी कंसर्न्ड इज पेरिशेबल, मतलब हम जिस गुड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना वो पेरिशेबल होगी। इफ प्राइस वाज लो देन सम फार्मर्स विल नो मोर स्टे विद दिस क्रॉप नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या हुआ कि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट उगाया था इस दफा और प्रोडक्ट बनकर आ गया है, उनको पता चला है कि हमें इसकी कीमत कम रखना पड़ रही है, तो वो ये करेंगे कि यार अगर हमने चीजों को हमने पूरा साल मेहनत किया है, एंड के ऊपर अगर हमने उसको उसकी कीमत कम ही रखनी है तो बेहतर यह अगर इस दफा हम कोई और प्रोडक्ट बनाए, इस प्रोडक्ट के साथ हम आगे चले ही नहीं तो उसके साथ स्टे नहीं करते, अगले साल कोई और फसल वगैरह उगाते हैं। क्योंकि मकसद होता है पैसा कमाना। अगर उनको पैसा ही ना मिल रहा हो, कीमत ही कम रखनी पड़े, तो फिर फायदा नहीं है इस तरह के प्रोडक्ट बनाने का। अब ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान से सुनने हैं। अब सर्कुलर फ्लक्चुएशंस वो कैसे? अब पहली बात क्या है, हाई सप्लाई काजेस फॉल इन प्राइस। मतलब ये कि किसान के पास बहुत ज्यादा माल इस दफा बना है, बहुत ज्यादा पैदावार हुई है, तो वो पैदावार के खराब होने के डर से उसकी कीमत कम कर देगा। अब फॉल इन प्राइस काजेस फॉल इन सप्लाई। अब उसने चीजों के खराब होने के डर से कीमत कम रखी है ताकि बिक जाए माल सारा। अब उसने कीमत कम रखी है, अब उसे पता चला है कि यार इस दफा जो हमारी आटे की कीमत है वो कम है, तो अगली दफा वो क्या करेगा, अगली दफा वो आटा यानी कि गंदम वगैरह जिससे आटा बनता है वो गंदम की पैदावार उगाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इसकी कीमत इस टाइम मार्केट में कम चल रही है। तो इस तरह से जब वो उगाएगा नहीं तो मार्केट में ओवरऑल गंदम कम मिकदार में आएगी। इस तरह से क्योंकि कीमत कम हुई जिसकी वजह से उसने आगे वो पैदावार उगाई ही नहीं, जब उगाई नहीं तो इस तरह से वो सप्लाई भी नहीं करेगा, तो सप्लाई कम हो गई। इसके बाद फॉल इन सप्लाई काजेस राइज इन प्राइस। अब चीजों की सप्लाई कम हो रही है, मतलब उसने जब उगाई नहीं थी तो मार्केट में ओवरऑल उस चीज की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि सप्लाई कम हो गई है तो मतलब चीज की शॉर्टेज हो गई है। और शॉर्टेज जब होती है तो क्या किया जाता है, जब आपके पास थोड़ी सी मिकदार में आपकी पैदावार हो लेकिन आप क्या कहते हैं कि यार लोग तो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं फिर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनको कहते हैं कि ये चीज महंगी है, उनसे ज्यादा पैसे लेने लग जाते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे पास लोग तो आ रहे हैं लेने, तो बेहतर ये है कि मैं मेरे पास जितनी भी मिकदार में पैदावार है उससे ज्यादा पैसा कमाऊं। तो इस तरह से जब सप्लाई कम होगी, कम मिकदार में पैदावार हुई, उससे क्या होगा, शॉर्टेज होगी मार्केट में, तो फिर ये कीमत बढ़ा देंगे। उसके बाद राइज एंड प्राइस काजेस हाई सप्लाई। अब इस टाइम कीमत बढ़ाई हुई है तो वो खुश हो रहे हैं क्योंकि कीमत बढ़ी हुई है इस टाइम मार्केट में इस चीज की, तो अगले साल क्यों ना हम इसी चीज को उगाएं, ताकि कीमत बढ़ी हुई है तो सप्लाई ज्यादा करेंगे। क्योंकि प्रोड्यूसर आपको पता है दुकानदार चीज के कीमत के बढ़ने से वो उसको ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करता है। इकोनॉमिक्स जो है ना ये इसी तरह की है, डेली लाइफ के एग्जांपल्स इसमें हम काउंट कर सकते हैं और हर सिनेरियो में एक डिफरेंट एग्जांपल।
और उसमें ये प्रोड्यूसर का बिहेवियर, उन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमी स्वेलअप हो जाती है प्रोड्यूसर के बिहेवियर की वजह से। अब प्रोड्यूसर को आप यहाँ पर समझ सकते हैं पूरी तरह का एक लालची इंसान, कि वो अपने देखे इरादे कैसे बदल रहा है कि अच्छा अब मार्केट में ऐसा हो गया तो मैं फिर ऐसा डिसीजन ले लेता हूँ, अब ऐसा हो रहा है तो मैं ऐसा डिसीजन ले लेता हूँ। तो ये प्रोड्यूसर के बिहेवियर चेंज हो रहा है हर स्टेप। इसके बाद कोबैक थ्योरम में 3 केसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू इलास्टिक डिमांड हो, ई एस इज इक्वल टू ई डी। तो ये क्या हुआ, इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू इलास्टिक डिमांड, मतलब किसी चीज की कीमत की वजह से जितना सप्लाई में फर्क आ रहा है उतना ही उस कीमत की वजह से डिमांड में फर्क आ रहा है। तो दोनों की इलास्टिसिटी चेंजेस जो हैं इक्वल हैं। चेंज इन प्राइस अफेक्टिंग द सप्लाई एंड डिमांड इक्वली, ये आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद इसके कुछ स्टेप्स हैं, इनको तवज्जो से सुनना है आप लोगों ने। सपोज वेदर इज गुड देन सप्लाई इंक्रीजेस व्हिच विल डिक्रीज द प्राइस। अब इस साल मौसम बहुत अच्छा था, हमारी फसल के मुताबिक था, उसको फेवर करता था। साल के एंड पर हमारी पैदावार जो हुई बहुत अच्छी हुई, अच्छी मिकदार में हुई। अब हमें डर है कि वो चीज खराब ना हो जाए, और इस डर से बचने के लिए हम उसकी कीमत को कम रखेंगे, विल डिक्रीज द प्राइस। अब प्रोड्यूसर विल स्टॉप टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। प्रोड्यूसर को पता चल गया है कि इस टाइम चीज की कीमत कम है, तो अगले साल मैं ये प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसकी कीमत कम चल रही है। अब शॉर्टेज विल अकर व्हिच विल इंक्रीज द प्राइस ड्यू टू ग्रेटर डिमांड ड्यू टू शॉर्टेज। जब उसने सोच लिया कि अगले साल मैं चीज नहीं बनाऊंगा तो उसकी पैदावार नहीं करेगा, जब वो पैदावार नहीं करेगा तो उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी ना। तो शॉर्टेज जब होती है तो लोगों की डिमांड तो हो रही होती है मामूल के मुताबिक, लेकिन प्रोडक्ट कम पड़ गया है, तो दुकानदार क्या करता है, वो फिर चीज की कीमत बढ़ा देता है, विच विल इंक्रीज द प्राइस ड्यू टू ग्रेटर डिमांड। इसके बाद सप्लाई विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अब क्योंकि शॉर्टेज हुई थी उसने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कीमत बढ़ा दी थी। अब उसे पता है कि मार्केट में इस टाइम ये चीज महंगी चल रही है, महंगी बिक रही है, तो क्यों ना अगले साल फिर इसी प्रोडक्ट को मैं पैदा करूं, इसी की पैदावार बढ़ाऊं। तो ये पहला स्टेप। इसकी यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको देखें कि चीज इलास्टिक ज्यादा है या कम है। अब यहाँ पर आप ग्राफ के ऊपर देखें कि एक्सेस से जितना दूर डिमांड कर्व है उतना ही एक्सेस से सप्लाई कर्व है। दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन में है, जिस तरह वो वाली कर्व है इसी तरह की डिमांड और सप्लाई दोनों की कर्व एक जैसी है। और जो सेंट्रल पॉइंट होता है उससे हमें पता होता है कि इस टाइम इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम है, डिमांड और सप्लाई बराबर। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों में चेंजेस इक्वल आ रहे हैं तो ये एक कंप्लीट सर्कल मैंने इधर शो कर दिया आप। उसके बाद अब हम कन्वर्जेंट, ये दूसरा केस है। इलास्टिक सप्लाई ई एस इज स्मॉलर देन ई डी, मतलब ये वो कहता है अब प्राइस के तब्दील होने से सप्लाई में तब्दीली कम आ रही है लेकिन डिमांड में ज्यादा आ रही है। इलास्टिक डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है इलास्टिक सप्लाई की निस्बत। चेंज इन प्राइस डजंट अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड इक्वली। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, जैसा पहला केस था कंटिन्यूअस, यहाँ पर दोनों के डिफरेंट आ रही है। सप्लाई में इतना चेंज नहीं आएगा, डिमांड में ज्यादा आएगा। अब स्टेप्स क्या हैं, सपोज वेदर इज बैड, वहां पर अच्छा मौसम था, यहाँ पर क्या है वेदर इज बैड। अब इस साल जो मौसम रहा है वो अच्छा नहीं रहा, बुरा रहा है। देन सप्लाई डिक्रीज, पैदावार भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि मौसम हमारी फसल के मुताबिक नहीं था। विच विल इंक्रीज द प्राइस, अब मौसम अच्छा नहीं था तो हमारी पैदावार कम हुई है। अब हमने पैसा तो लगाया हुआ था अपनी फसल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, वो माल हमारी जो पैदावार थी वो भी कम है और हमारा नुकसान भी हुआ है, उसको पूरा करने के लिए हम उसकी कीमत बढ़ा देंगे। प्रोड्यूसर विल इंक्रीजिंगली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। अब कीमत बढ़ी हुई थी तो अगले साल उसकी पैदावार वो इसकी ज्यादा करेंगे। सरप्लस विल अकर व्हिच विल डिक्रीज द प्राइस ड्यू टू लेस डिमांड ड्यू टू सरप्लस। अब अगले उनको पता था कि कीमत बढ़ी हुई है तो उन्होंने पैदावार बढ़ा दी थी। अब पैदावार जब बढ़ाई तो साल के एंड पर पैदावार बहुत ज्यादा हो गई, सरप्लस में हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। अब उनको डर है कि ये चीज खराब ना हो जाए हमारी, जिसकी वजह से विच विल डिक्रीज द प्राइस, उसको कीमत कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा मिकदार में उनके पास पैदावार आई हुई थी लेकिन लोग इतने नहीं थे खरीदने वाले, जिसकी वजह से उन्हें कीमत कम रखना पड़ी ताकि इसकी कीमत कम रखे लोग इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इसके बाद कीमत अब कम कर दी हुई है, सप्लाई विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, कीमत कम कर दी हुई है तो अगले साल ये अपनी पैदावार उस प्रोडक्ट की कम करेंगे क्योंकि इनको पता है मार्केट में इस टाइम इसकी प्राइस
कम चल रही है। अब यहाँ पर क्या था, ई एस इज स्मॉलर देन ई डी, मतलब क्या कि ई डी ज्यादा इलास्टिक है। ई डी मतलब डिमांड क्या है, ज्यादा इलास्टिक है। तो यहाँ पर ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं कि कर्व यहाँ पर ओरिजिन से जितना दूर होगी या दोनों एक्सेस से जितना दूर होगी ना जो कर्व, हम समझेंगे ये उतना ज्यादा इलास्टिक है। अब यहाँ पर ब्लू लाइन से जो डिमांड कर्व है वो एक्सेस से इतना दूर है जितना सप्लाई कर्व नहीं है। तो इसका फार्मूला यही है इसको ड्रा करने का कि डिमांड कर्व को एक्सेस से उतना ही आगे ड्रा करना है जितना सप्लाई को नहीं करना। क्यों? आपने ये देखना है कि जो ज्यादा इलास्टिक है ना उस कर्व को एक्सेस से दूर लेकर जाना है। इसके बाद थर्ड केस है डाइवर्जेंट इलास्टिक सप्लाई। अब यहाँ पर सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है डिमांड के पर। चेंज इन प्राइस डजंट अफेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड इक्वली। तो वही बात है कि पहला केस ऐसा था जिसमें इक्वली अफेक्ट हो रहे थे दोनों, बाकी केसेस में इक्वली नहीं है। इसका स्टेप क्या है, सपोज वेदर इज गुड, अब यहाँ पर फिर अच्छा मौसम आ गया, देन सप्लाई इंक्रीजेस व्हिच विल डिक्रीज द प्राइस, प्रोड्यूसर विल स्टॉप टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, shortage will occur which will increase the price due to greater demand due to shortage, supply will increase due to increase in price। अब यहाँ पर मैं दोबारा गला कुछ नहीं करूंगा, इन बातों की अब आपको समझ लग गई है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है तो सप्लाई कर्व को देखें कितना वाइड है और डिमांड कर्व बिल्कुल एक्सेस के करीब है। तो ये इसका फॉर्मूला है। और सर्कल जो मैंने शो किए हैं यहाँ पर देखें, जो कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा होना, डाइवर्जेंट का मतलब होता है दूर दूर होना। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कर्व बनाते हैं तो इस सर्कल के ऊपर मैंने आपको शो किया, जो इसका नाम रखा है उसकी बेस पर मैंने ये सर्कल शो किया है कि ये क्या था, कन्वर्जेंट। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट मतलब एक पॉइंट के ऊपर जमा होना। तो ये जो साइड पे मैंने सर्कल शो किया है उसमें आप ब्लू लाइन, ब्लू कलर के एरो देखें, सारे आगे की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। और जो ये डाइवर्जेंट है इसका मतलब क्या होता है, मुंतशिर हो जाना, फैल जाना। उसमें देखें सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जस्ट नाम को मैं रिमेंबर करने के लिए ये चीज बनाई है। उसके बाद है बफर स्टॉक स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इंक्रीज प्राइस स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। ये काफी बोरिंग कंसेप्ट है और इसको मैंने तवज्जो से तभी तैयार किया जब आपको पढ़ाना था, अपनी दफा नहीं किया था इतना तवज्जो से, लेकिन आप लोगों ने करना है इसे। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इंक्रीज प्राइस स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। बफर स्टॉक स्कीम ये क्या है, a measure that uses commodity storage for stabilizing the prices in a market। पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। अब एक कोई किसान है जिसने अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह उगाया है, अब उसकी पैदावार बनकर आ गई है। अब उसके पास अगर कम पैदावार हो तो कीमत ज्यादा रख देता है, अगर ज्यादा पैदावार हो तो उसे खुद को डर होता है कि यार मेरी चीज खराब ना हो जाए। अब यहाँ पर हुकूमत अपना किरदार अदा करती है। हुकूमत उसे कहती है अगर तुम मिकदार तुम्हारे पास पैदावार कम हुई है तो तुम ये अवाम के ऊपर बोझ ना डालो कि यहाँ पर कीमत ज्यादा रख दो। तो हुकूमत फिर आगे अपनी स्कीम बताती है। अगर तुम्हारे पास माल ज्यादा आ गया है और तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो तो इसमें मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकती हूँ। तो बफर स्टॉक स्कीम में हुकूमत जो है वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को प्रोटेक्ट करती है। अगर प्रोड्यूसर के पास पैदावार ज्यादा हो, हुकूमत क्या करती है, उसे कहती है कि इनमें से कुछ जो पैदावार है कुछ हिस्सा वो मुझे सेल कर दो। फिर हुकूमत उस पैदावार को परचेज करके अपने पास स्टॉक कर लेती है, इसलिए इसका नाम है स्टॉक, बफर स्टॉक स्कीम। हुकूमत क्या करती है, किसी प्रोड्यूसर की पैदावार ज्यादा हुई है, उसे डर था कि कहीं खराब ना हो जाए, मैं इसकी कीमत कम रखूं। हुकूमत उसे कहती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम कीमत कम रखकर अपना नुकसान करो। ऐसा करो, जितना एक्स्ट्रा तुम्हारे पास पैदावार हुई है तुम इसे ना रखो, हमारे पास रखवा दो, हम तुमसे परचेज कर लेते हैं। और हुकूमत ये दिमाग में क्या बात रखती है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्स्ट्रा माल नहीं खरीदती, बल्कि हुकूमत को पता है कि कल को जब इसकी पैदावार कम होगी तब क्या करेगा, ये अपनी शॉर्टेज की वजह से लोगों के ऊपर प्राइस ज्यादा रख देगा। तब हुकूमत क्या करेगी उस टाइम, अब देखिए प्रोड्यूसर के पास जब ज्यादा पैदावार थी, अब वो अगर उसकी कीमत कम रखता तो कंज्यूमर का फायदा था लेकिन प्रोड्यूसर का नुकसान था। तो हुकूमत ने उस टाइम कंज्यूमर के फायदे की बजाय प्रोड्यूसर के नुकसान को मद्देनजर रखा और उससे एक्स्ट्रा माल खरीद लिया। लेकिन हुकूमत के दिमाग में था कि कल को यही बंदा जिसके साथ मैं भलाई कर रही हूँ, ये मेरे मुल्क के शहरों के ऊपर ज्यादा कीमत रख सकता है जब इसके पास इसकी पैदावार कम होगी, तो ये शॉर्टेज की वजह से ज्यादा प्राइसेस रखेगा। तो उस टाइम मैं उस पैदावार को इस्तेमाल करूंगी जो अभी एक्स्ट्रा वाली मैं इससे ले रही हूँ।
तो हुकूमत प्रोड्यूसर की सरप्लस के टाइम जो माल खरीदती है पैदावार, वो उसकी शॉर्टेज के टाइम इस्तेमाल करती है, क्योंकि उस टाइम पता है कि ये कीमत बढ़ाएगा। तो हुकूमत कहती है लोगों को कि इस बंदे से लेने की बजाय आप लोग मुझसे लें, मैं आपको अच्छी प्राइस पर ये बेचूंगी। तो इसमें हुकूमत ने पहले प्रोड्यूसर के साथ भलाई की थी क्योंकि उसका नुकसान हो रहा था। अब प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ानी थी तो कंज्यूमर का नुकसान होना था, तो अब हुकूमत कंज्यूमर के साथ मिल गई है। A measure that uses the commodity storage, commodity good को कहते हैं, प्रोडक्ट को कहते हैं, for stabilizing the prices in a market, prices को स्टेबल रखने के लिए। तब हुकूमत ने कहा है कि यार तुम कीमत कम ना करो, अपना नुकसान ना करो, प्राइस को स्टेबल रहने दो। बाद में हुकूमत को डर था कि यार ये कीमत अब बढ़ाएगा तब भी प्राइस को फ्लक्चुएट करेगा, प्राइस अनस्टेबल होगी, तब भी प्राइस की अनस्टेबिलिटी को बचाने के लिए हुकूमत कंज्यूमर को फायदा देती है और अपना प्रोडक्ट बेचती है। A system which buys and stores the stocks at the time of good harvest, जब अच्छी पैदावार होगी किसान के पास, टू प्रिवेंट प्राइस फॉलिंग, क्योंकि किसान प्राइस कम करने वाला था प्रोडक्ट के खराब होने से बचने के लिए। तो हुकूमत आई, उसने क्या किया, बाइज एंड स्टोर स्टॉक्स एट द टाइम ऑफ गुड हार्वेस्ट टू प्रिवेंट प्राइस फॉलिंग बिलो ए टारगेट रेंज आर ए प्राइस लेवल। मतलब जितना आम कीमत चल रही थी, स्टेबल थी, उससे मजीद किसान ने कम करनी थी, तो उसको कम होने से बचाने के लिए हुकूमत आ गई है। एंड रिलीजेस द स्टॉक ड्यूरिंग द बैड हार्वेस्ट, और जब पैदावार खराब हो, कम पैदावार होगी, उस टाइम हुकूमत क्या करती है, अपने स्टॉक को रिलीज करती है अवाम के लिए, टू प्रिवेंट द प्राइस राइजिंग। उस टाइम प्राइस के बढ़ने का डर था, अबव ए टारगेट रेंज, जितनी चल रही थी उससे ज्यादा होने का डर था, तब हुकूमत उस स्टॉक को रिलीज करती है अवाम के लिए, बेचती है। Government agrees to pay a fixed price, minimum price or price floor greater than market price for a good at the time of harvesting। अब एक बंदा है जो अपनी पैदावार उगा रहा है, हुकूमत उसी टाइम कह देती है कि मैं तुम्हें एक फिक्स प्राइस के ऊपर, ये नहीं कि तुम्हारी पैदावार अच्छी हुई गंदी हुई, मैं अभी से बता रही हूँ कि तुम्हें इतने पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मार्केट से ज्यादा ही दूंगी। Government buys the good at the time of surplus and sells the good at the time of shortage at price much lower than market price। हुकूमत ने जो उससे इजाफी पैदावार अपने स्टॉक रखी हुई थी ना, तो जब बेचती है तो मार्केट प्राइस से क्या करती है, अच्छे ही कीमत पर आवाम को बेचती है। तो ये नहीं कि वो आम स्टेबल प्राइस जो चल रही हैं उनसे महंगा बेचे। हुकूमत का मकसद यही होता है अपने शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना। इसके फीचर्स क्या हैं, स्टेबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स आर अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस फॉर मोस्ट गवर्नमेंट्स। स्टेबल प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स आर अफेक्टेड बाय। अब यहाँ पर कोई भी बिजनेस है, हमेशा मैंने कहा है कि अगर वहां पर हेल्दी और फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगा तो लोग कारोबार नहीं करेंगे। तो इसमें भी ऐसे है कि कोई हुकूमत जो है वो अगर तो अवाम की भलाई चाहती है तो वो इस तरह की बफर स्टॉक स्कीम को लागू करती है कि एक्स्ट्रा पैदावार अपने पास लेकर स्टोर कर लेती है, फिर जब शॉर्टेज होती है तो उसको बेच देती है। लेकिन यहाँ पर भी पॉलिटिकल, हर कोई बंदा अपना फायदा उठाता है, कोई पार्टी इस तरह की करती है, कोई नहीं करती, तो उनके आपस में झगड़े भी तो काफी होते हैं। प्राइस ऑफ ए गुड इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर दोज इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स दैट वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पर चीज की कीमत जो होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है कि किसान के लिए क्या हुई, इनकम हुई। Producers and sellers interact to the market equilibrium and then the government interfere to purchase the surplus in order to maintain the price of goods and to protect the producers' rights। इसके बाद इसके फायदे क्या हैं, reduces the poverty, गुर्बत को बचाने के लिए। अगर वो महंगी चीजें बेचनी थी प्रोड्यूसर ने, जब उसके पास शॉर्टेज होनी थी, तो अब लोगों के ऊपर तो गुर्बत आ जाती, क्योंकि गुर्बत आमतौर पर इसी को कहते हैं, जब महंगाई आती है हम कहते हैं यार हम तो गरीब हो गए हैं आजकल। Ensure the food security। अब यहाँ पर शॉर्टेज जब होती है तो लोग तो यही समझते हैं कि शायद हम भूखे मर जाएंगे, तो हुकूमत कहती है नहीं, मैंने ऑलरेडी अपने पास खुराक रखी हुई है। स्टेबलाइजेस द प्राइसेस टू एंश्योर ए स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल इनकम, कि यहाँ पर चीजों को स्टेबल रखने के लिए भी और इनकम को भी एक आइडिया लगाने के लिए हुकूमत अपने पास स्टॉक खरीद लेती है, प्रोड्यूसर को यकीन दिलाने दिलाते हैं कि यार इतनी तुम्हारी इनकम है क्योंकि मैं चीजें खरीद रही हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी स्पेंट ऑन बाइंग स्टॉक कुड बी यूज्ड ऑन अदर प्रोजेक्ट्स। वो कहते हैं अब बफर स्टॉक स्कीम जो हुकूमत ये वाला काम करती है ना, उसका एक नुकसान भी है। वो कैसे कि हुकूमत अब पैसा इसके ऊपर लगा रही है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के डर की वजह से कि कल को क्या पता खुराक की कमी हो जाए, तो वो कहते हैं अब यही पैसा हुकूमत किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर भी लगा सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, जब मुख्तलिफ चॉइसेस हों, हम किसी एक चीज को पिक करें, उसके अलावा बाकी जो चॉइसेस थी उनमें जो सबसे अच्छी चॉइस जिसको हम पिक कर सकते थे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। इसमें भी हुकूमत अब पैसे से बहुत से काम कर सकती थी, लेकिन उसने पैसा लगाया किस पर, खुराक को खरीदने में।
इसके अलावा बाकी भी तो किसी अहम काम के ऊपर कर सकती थी, वो अहम काम जिसको हुकूमत ने उसके ऊपर पैसा नहीं लगाया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका जिसके ऊपर पैसा लगाया है। एप्रीहेंशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैन एनकरेज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज। वो कहते हैं जब प्रोड्यूसर को पता चलेगा ना कि यार अगर मेरी पैदावार ज्यादा भी होगी तो हुकूमत तो खरीद लेती है, तो वो इस चीज का आदी हो जाएगा, फिर हर दफा वो उसको कोई डर नहीं होगा, वो माल ऐसे ज्यादा पैदा पैदा करता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न कैन रिक्वायर मनी टू फुलफिल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टोरेज कॉस्ट। वो कहते हैं हुकूमत अब जब पैदावार अपने पास स्टॉक कर रही है तो जाहिर सी बात है एक तो अपने पास कोई इस तरह की कोई फैक्ट्री वगैरह भी बनाएगी जिस जहां पर वो स्टोर कर सके, और कोई अमला वगैरह भी हायर करेगी जो उसकी हिफाजत करे, तो ये अलग से खर्चा है। In the diagram below, supply shifts outward from S1 to S2, meaning with no intervention, no interference, the price will fall to P. अब ग्राफ के ऊपर आप देखें तो एक प्राइस है ना, ये P के ऊपर ये स्टार है और उसके ऊपर सप्लाई कौन सी है, S2। अब प्राइस ऊपर P1 हुई तो सप्लाई S1 हुई, ठीक है, और ये कौन सी है, प्राइस ऊपर की तरफ जाकर कम हुई है, इसे हम मिनिमम प्राइस का कह रहे हैं, ठीक है। कौन सी मिनिमम प्राइस एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर, जो हुकूमत ने उसे कहा था कि इतनी मैं तुम्हें पे करूंगी। However, because the government guarantees the price at P1 minimum price, it buys the surplus। मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाली इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, ये तो ओवरऑल एक मार्केट प्राइस समझ ले, लेकिन हुकूमत ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें इतनी कीमत दूंगी। हुकूमत की तरफ से जो एग्री होती है ना, लोवेस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि शायद वो बिल्कुल कम कीमत है, मतलब वो आखिरी हद जिसके ऊपर हुकूमत एग्री हुई थी कि मैं इतनी दूंगी। जिस तरह रिजर्वेशन प्राइस में लोवेस्ट प्राइस का लफ्ज था, मतलब ये नहीं था कि वो सबसे कम कीमत, मतलब ये वो आखिरी हद जिसके ऊपर प्रोड्यूसर या फर्म एग्री हुई थी चीज बेचने के लिए। ये भी मिनिमम प्राइस का मतलब वो आखिरी हद कीमत की जिसके ऊपर हुकूमत एग्री। इसके बाद ई बिजनेस एंड मार्केट प्राइस। प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट। प्राइस किसी चीज की कीमत क्या होती है, उसकी वर्थ को शो करती है ना। इट मोटिवेट्स द फर्म टू अचीव इट्स गोल्स। मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ये हमें पता है। Any change in demand or supply of a product leads to change in its price. Buyers and sellers can influence the market price through different factors. Lack of information, cost of the product, availability or substitute, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। हमने इन चीजों को कई बार पढ़ा है। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब हर बिजनेस फिजिकल किसी एंटिटी में नहीं होता, कोई फिजिकल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ऑनलाइन भी काम हो जाता है। अब जिस तरह से मैंने कोई फिजिकल कॉलेज बनाकर तो आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से ये उसी के रिलेटेड ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस आर ऑनलाइन बिजनेस। ई बिजनेस शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जनरली रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज यूजिंग इंटरनेट, also known as online business. It is the process of buying and selling of goods and services. अब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना आप जिन चीजों को, ये उसी के रिलेटेड है। ई बिजनेस रेफर टू शॉपिंग ऑफ गुड्स वगैरह। रोल ऑफ इंटरनेट हैज बिकम नाउ ए परमानेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग द वेज ऑफ बेनिफिट्स फॉर बिजनेसेस। ऑनलाइन काम करने का कारोबारी बंदे को क्या फायदा होता है? इट प्रोवाइड्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स। यहाँ पर पता चल जाता है। अब जिस तरह से मैंने आपसे गूगल फॉर्म फिल कराए हैं, अब इनमें से कुछ बच्चे कराची के थे, कुछ लाहौर के, कुछ गुजरावाला, कुछ इस्लामाबाद, कुछ मंडी बहाउद्दीन और इसी तरह के बरल थे। अब इससे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि अच्छा फलां शहर से बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, तो मुझे एक डाटा मिल गया है, ठीक है। मैंने ओवरऑल स्टडी कर लिया कि मेरे पास जो कस्टमर है वो किस तरह का आ रहा है और उसकी नीड्स क्या हैं। मैंने आपसे जो फॉर्म फिल कराया उसमें मैंने ये भी लिखा था कि आपने पहले कितने पेपर दिए हुए हैं, पास किए हुए हैं और कितने रहते हैं। उससे मुझे पता चल गया कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपको किन सब्जेक्ट्स की गाइडेंस चाहिए, which help the business community to take necessary actions. It helps in reduction of inventory and then reduction in storage and other administrative expenses. It helps to provide goods of their interest at their doorstep. Online order आपके घर पर आता है। It helps the customer to get benefit of reverse auction. Auction किसे कहते हैं? नीलामी वगैरह को। Great choice for customers which ensure more consumer sovereignty. ऑनलाइन जब आप किसी प्रोडक्ट की देखते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ स्टोर्स होते हैं ऑनलाइन, आपको जिस स्टोर में भी मर्जी आपकी जहां पर आपको चीज पसंद आ जाए तो आपके पास वैरायटी होती है। इम्पैक्ट ऑफ ई बिजनेस ऑन मार्केट प्राइसेस। ऑफरिंग ए लो प्राइस इज नॉट इनफ, रेदर इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव प्राइस। कारोबार स्टार्ट करता है ना तो उसके पास दो चीजें होती है। वो कहता है यार मैं अपनी चीज की कीमत कम रखूं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आए। अब यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की थिंकिंग होती है। वो या तो ये देखते हैं, गरीब बंदा ये देखता है कि यार यहाँ पर चीज सस्ती है तो मैं यहाँ चला जाऊँ, लेकिन अमीर बंदा ये देखता है कि यार ये चीज सस्ती है तो शायद इसकी क्वालिटी ही इतनी नहीं है, शायद इसकी इतनी वर्थ ही नहीं है। तो ये इस तरह से भी एक, तो बेहतर ये है कि आप चीज की कीमत क्या करें, ऑफरिंग लो प्राइस इज नॉट इनफ।
rather it is important to create an attractive price. इतनी कीमत रखनी चाहिए कि आपकी चीजों का कुछ वर्थ लगे. ये determines access to information about floor price. Floor price किसे कहते हैं? Lowest price or minimum price, as firm cannot charge higher prices of their product knowing the customer's access to information.